मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मुझे चाय की तलब हो रही थी। सुबह नाश्ते के बाद ना चाय पी थी और ना ही दोपहर की रोटी खाई थी। मैं जूते पहनकर बाहर आ गया। दरवाजे को ताला लगाकर जाना चाहता था कि सामने वाले मकान से एक शख्स ने आकर कहा, अस्सलामुअलैकुम। भाई साहब, पड़ोसियों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हम तुम्हारे सामने रहते हैं फिर भी अजनबी हैं। मैंने मुसाफिया करते हुए कहा, मेरा नाम अरसलान है। 20 बरस अमेरिका में रहा, फिर वतन की मिट्टी खींच लाई है। यह मेरा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है, यही मेरा तारुफ है। उसने कहा, हम आपके हैं, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। मैं फिर आऊँगा, यह चाय का वक्त है। आप जहाँ भी जा रहे हैं हमारी चाय पी कर जाएं। मैंने हंसते हुए कहा, दरअसल मैं चाय पीने ही निकला हूँ। फिर तो मैंने सही वक्त पर आपको गिरफ्तार किया है। आइए तशरीफ़ लाइए। मैं उसके साथ मकान के सामने वाले कमरे में आया। वहाँ उसके वालिदैन से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मालिक मकान बता रहे थे कि तुम 20 बरस अमेरिका में रहकर आए हो। ताज्जुब है, खूबसूरत और स्मार्ट लड़कियों की नगरी में रहकर भी शादी नहीं की, इसकी कोई खास वजह है? मैंने कहा, पराए देश की हर चीज़ पराई लगती है। वहाँ की लड़कियाँ, उनकी बेलगाम आज़ादियाँ, वहाँ की ज़ुबान और तहजीब सब की सब मेरे मजाज के खिलाफ थीं। किसी शायर ने मेरे ही लिए कहा है, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। इस बात पर सब हंसने लगे। बुजुर्ग खातून ने कहा, यह बड़ी बात है कि बरसों अमेरिका में रहकर भी तुम अपनों में आ गए हो। मुझे अपने साथ उस मकान में लाने वाले जवान ने कहा, अम्मी ये फरमा रहे थे कि यहाँ इनका अपना कोई नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, हम हैं। अपना बनाने का जज्बा हो तो लोग अपने बनते हैं। उसी वक्त एक जवान लड़की छोटी सी ट्रॉली में चाय और नाश्ता लेकर आई। संजीदगी से मुझे सलाम किया, फिर मिठाई की डिश बढ़ाकर बोली, ये लाहौर की खास मिठाइयों में से एक है, इसे पतीसा कहते हैं। मैं प्लेट में से मिठाई का एक टुकड़ा लेते हुए लड़की के ख्यालात पढ़ने लगा। बात तो पहले ही समझ में आ गई थी। उसके ख्यालात ने तस्दीक कर दी कि मुझे कमारा समझकर खातरो मदारत हो रही हैं। मैं उनकी खुशफहमी फ़ौरन ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन पहले मैंने लड़की के ख्यालात और जज्बात पढ़े। उसका नाम किश्वर फातिमा था। वो बीए की तालबा थी और कॉलेज के एक नौजवान इकबाल से मोहब्बत करती थी। वालिदैन के हुक्म से मजबूर होकर वो मेरे सामने नाश्ते की ट्रॉली लेकर आई थी। उसकी सोच ने बताया कि इकबाल भी उसे दिलो जान से चाहता है, लेकिन उसके और इकबाल के बुजुर्गों के दरमियान बहुत पुराना खानदानी झगड़ा चल रहा था। इकबाल ने तय किया कि बुजुर्गों की जिद और अकड़ ख़त्म करने के लिए वो घर से भाग जाएंगे। जब लड़की वालों को बदनामी का एहसास होगा और लड़के वालों को इकलौते बेटे के हाथ से जाने का सदमा होगा, तो वो पुरानी घिसी पीटी दुश्मनी से बाज आ जाएंगे। अभी वो दोनों मजबूर थे। इकबाल अभी कॉलेज में ज़ेरे तालीम था, आमदनी का कोई जरिया नहीं था और घर से बाहर दोनों के लिए पनाह की कोई जगह नहीं थी। इसलिए वो परेशान थे और सोच रहे थे कि मोहब्बत से लेकर शादी की मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। बुजुर्ग खातून ने कहा, यह मेरी बेटी किश्वर फातिमा है, बीए के आखिरी साल में है, हर साल अव्वल आती है। जब 10वीं का इम्तिहान दिया था तो सूबे भर में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। किश्वर के वालिद ने मुझसे पूछा, तुम अमेरिका में क्या करते थे और अब यहाँ क्या करने का इरादा है? मैं वहाँ नजूमी था, दूसरों को किस्मत का हाल बताता था। बुजुर्गों ने मुझे बेयकीनी से देखा। फिर खातून ने नागवारी से पूछा, नजूमी? जी हाँ, आपने यहाँ फुटपाथ पर देखा होगा। तोता फालनामा खोलता है। यहाँ के नजूमी बहुत छोटे और कमतर समझे जाते हैं, लेकिन अमेरिका में एक नई और अनोखी चीज़ है। जब मैं न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में और शिकागो के फुटपाथ पर तोते के जरिए फालनामा खोलता था और किस्मत का हाल बताता था तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। वहाँ मैंने लाखों डॉलर कमाए हैं, लेकिन यहाँ किस्मत का हाल बताने वाले नजूमी और तोते फाके करते हैं। सोसाइटी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप लोगों से रिश्तेदारी हो जाएगी तो सोसाइटी में मेरी हैसियत होगी। मैं अमेरिका से आया हुआ नजूमी कहलाऊंगा। रिश्तेदारी की बात ना करो, हम खानदान में अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते। तुम पड़ोसी और पड़ोसी की तरह रहो। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो कह देना, हम तुम्हारे काम आएंगे। मैं शुक्रिया करते हुए उठ गया। किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्यों उठ गया और इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ। किश्वर फातिमा ने कहा, चाय पी लें। माँ बाप ने बेटी को घूर कर देखा। मैंने कहा, तुमने पतीसा खिलाया, उसकी लज्जत और मिठास याद रखूंगा। मेरी दुआ है तुम्हारा इकबाल बुलंद रहे। किश्वर फातिमा ने चौंक कर मुझे देखा। मैं पलटकर तेजी से चलता हुआ बाहर आ गया। चाय की तलब बाकी रही। मैं लाल पुल की तरफ जाकर किसी होटल में चाय पी सकता था। गली के एक सिरे पर एक साहब मकान के दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए सलाम किया, फिर मुसाफिया करते हुए कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। आपका नाम अरसलान है और आप चौधरी करामतुल्लाह के किराएदार हैं। चौधरी साहब आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। मैंने इनकसार से कहा, मैं एक नाचीज़ बंदा हूँ, किसी तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ। अजी आप तो छुपे रुस्तम हैं, अमेरिका से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? ज़रा चाय पीने जा रहा हूँ। क्यों शर्मिंदा करते हैं? मोहल्लेदारी भी कोई चीज़ होती है। आप हमारे होते हुए दुकान की चाय पियेंगे? वैसे एक बात समझ में नहीं आई,
अभी आप अमजद साहब के मकान से निकल कर आ रहे हैं, क्या उन्होंने चाय को भी नहीं पूछा? पूछा था, मैंने बहाना कर दिया कि चाय नहीं पीता हूँ। रहने दे अरसलान साहब, आप हमसे ज़्यादा अमजद साहब को नहीं जानते। वो पहले देखते हैं किससे काम निकलता है, जिससे काम ना निकले उसे पानी को भी नहीं पूछते। क्या आपको ये बात मालूम है? कौन सी बात? यही कि उनकी लड़की किश्वर फातिमा एक लड़के से फंसी हुई है। लड़के का नाम इकबाल अहमद है। दरवाजे के पीछे से एक खातून की आवाज़ आई, अजी छोड़ें सलमा के अब्बा, कॉलेज जाने वाली लड़कियां ऐसे ही गुल खिलाती हैं। हमने तो अपनी दोनों बेटियों को मशर की तालीम दी है, रोज़े नमाज की पाबंद हैं। जिस घर में ब्याह कर जाएंगी उसे जन्नत बना देगी। सलमा के अब्बा ने कहा, अरे मियां अरसलान, मैं भी सठिया गया हूँ, दरवाजे पर बातें कर रहा हूँ, अंदर आओ, तुम्हें पीने के लिए बेहतरीन सब्ज चाय मिलेगी। मैंने पूछा, क्या वाकई आपकी बेटियां रोज़े नमाज की पाबंद और सलीका शार हैं? बेशक, ये तो सारा मोहल्ला जानता है, लेकिन इसी मोहल्ले के एक मियाँ बीवी जो दूसरी गली में रहते हैं, वो आपकी बेटियों की बुराइयां कर रहे थे। अब मैं उनकी तमाम बातें नहीं बता सकता, लेकिन वो दावा कर रहे थे कि आपकी बेटियों का रिश्ता कभी नहीं आएगा और वो उम्र भर कंवारी ही बैठी रहेंगी। वो गुस्से से गालियां देते हुए बोला, वो कौन लोग हैं, ज़रा मुझे उनके नाम और घर का नाम बताएं। मैंने कहा, बताने से क्या होगा? कि आप अमजद साहब के सामने किश्वर फातिमा की बुराई करेंगे? मुझे क्या पड़ी है, मैं उनकी बेटी के ऐब निकालूं और झगड़ा शुरू करूं? इसी तरह वो लोग भी आपके सामने आपकी बेटियों के ऐब बयान नहीं करेंगे। वो आपसे मीठे बनकर बोलेंगे, जैसे आप किश्वर के वालिदैन के सामने मिठास से बोलते हैं। वो नागवारी से बोला, क्या तुम हमें ताने दे रहे हो? नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ। जब तक आप दूसरे की बेटियों पर कीचड़ उछालते रहेंगे, दूसरे भी कहीं से आने वाले रिश्ते को आपके दरवाजे तक पहुंचने नहीं देंगे। इस मोहल्ले में, बल्कि हमारे मुआशरे में यही हो रहा है। कहीं कीचड़ उछाली जा रही है और बारात वापस जा रही है, कहीं खानदानी गुरूर और बरादरी में झगड़ों के बायस लड़की कमारी बैठी है। आप बुजुर्गों के दिलों से कदूरत निकालना चाहिए, वरना मासूम बेटियां कभी सुहागन नहीं बन सकेंगी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो अंदर गए, फिर दरवाजे को बंद कर लिया, मुझे गली में तनहा छोड़ दिया। इस घर की भी सब्ज चाय मेरे होंठों से दूर हो गई। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। एक होटल में पहुंचकर बैरे को चाय लाने के लिए कहा। फिर किश्वर के बाप के दिमाग में पहुंच गया। वो अपनी बीवी से कह रहा था, हम हकीकत से आंख नहीं चुरा सकते। हमारी बेटी के साथ इकबाल का नाम लिया जाता है। पता नहीं मोहल्ले वाले कैसे जासूसी करते हुए इकबाल तक पहुंच गई हैं और अब चुपके चुपके बदनाम कर रहे हैं। बीवी ने कहा, मर्दों को खानदानी झगड़े बढ़ाने में बड़ी मर्दानगी नजर आती है। आप बेटी के बाप बनकर सोचें कि इकबाल के बाप से सुलह नहीं हो सकती। जमशेद ने कहा, अम्मी, आप अब्बू को दुश्मनों के सामने झुकने को कह रही हैं। मैं टूटना जानता हूँ, झुकना नहीं जानता। माँ ने कहा, तू बड़ा गैरत वाला है। तेरी बीवी हमें बातें सुनाकर मैके चली गई। वहां जाकर कहती है, हम हाथ जोड़कर उसे लेने आएंगे तो वो आएगी, नहीं तो उसकी जूती भी नहीं आएगी। तू गैरत वाला होता तो उसे आने पर मजबूर करता, मगर हमसे कहता है कि हम जाकर उसे ले आएं। जब तू टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता, तो ससुराल में क्यों झुकने जाता है? अम्मी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? मैंने बाप को बोलने पर मजबूर किया। वो बोला, हम बहू के मैके जाएंगे, हाथ जोड़कर उसे लाएंगे। शर्त यह है कि तू इकबाल के घर जा, उससे दोस्ती कर, उसके बाप को बोल कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर मैं जमशेद के दिमाग में आया, उसे सोचने पर मजबूर किया। अगर मैं इकबाल के घर जाने से इनकार करूंगा तो अम्मी अब्बू कभी मेरी बीवी को मनाकर नहीं लाएंगे। बीवी की खातिर बहन के मामले में नरम पड़ना ही होगा। जमशेद की माँ खुश होकर अपने शौहर से कह रही थी, आप इकबाल के बाप से मिलना चाहती हैं? मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। आप यकीन करें, मोहल्ले के हर घर में लड़कियां देखकर हौल आता है कि हमारी किश्वर भी बैठी ना रह जाए। खुदा के लिए आप इसी दानिशमंदाना फैसले पर कायम रहें। वह बोल रही थी और किश्वर का बाप सोच रहा था, मेरे मुंह से बेख्तियार ये बात कैसे निकल गई कि मैं दुश्मन से मिलना चाहता हूँ। शायद खुदा को यह मंजूर है। मेरे अंदर भी यह बेचैनी थी कि पहाड़ जैसी जवान बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। अच्छा है, इस तरह पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं इसी फैसले पर अमल करूंगा। मैंने किश्वर के दिमाग में झांक कर देखा। वह दरवाजे की आड़ में खड़ी वालदैन की बातें सुन रही थी और खुश हो रही थी। मैंने चुपके से कहा, मेरी दुआ है कि तुम्हारा इकबाल बुलंद रहे। वह चौंक गई। उसकी समझ में यही आया कि उसे मेरी दुआ याद आ रही है। वह दिल पर हाथ रखकर दिल ही दिल में बोली, दुआ देने वाले तो मक्के मदीने जाए। मेरी बहन शाहीना किचन में मसरूफ थी। टेलीफोन की घंटी सुनकर बेटी से बोली, समीना देखो किसका फ़ोन है। समीना ड्राइंग रूम में आई, फिर रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ खामोशी रही। उसने पूछा, हेलो कौन है? फिर जवाब नहीं मिला। वह रिसीवर रखकर किचन में आई। शाहीना ने पूछा, कौन था? कोई नहीं था। मैंने 2 बार पूछा, जवाब नहीं मिला तो रिसीवर रख दिया। याद है तुम्हारे फरहाद मामू ने क्या समझाया था? दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले चुपचाप फ़ोन पर आवाज़ सुनते हैं, फिर दिमाग में पहुंच जाती हैं। इसलिए फ़ोन पर आवाज़ बदल कर बोलने की प्रैक्टिस करो। अम्मी, मैंने प्रैक्टिस की थी मगर मुझसे नहीं होता। लहजा बदल कर बोलना सरासर अदाकारी और मुझे अदाकारी नहीं आती। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए वो सब कुछ सीखना चाहिए जो तुम्हें नहीं आता। तुम्हारे मामू कहाँ तक हमारी निगरानी करेंगे? अच्छा, मैं फिर कोशिश करूँगी। वह सब्जी काट कर माँ के पास रखती हुई बोली, मैं लिबर्टी मार्केट जाना चाहती हूँ। कुछ किताबें और कैसेट खरीदूंगी। ज़रूर जाओ, मगर भाई को साथ ले जाओ।
वो कामरान के पास आई, उसके हाथ से किताब छीन कर बोली, जब देखो पढ़ते रहते हो या साइंसी तजुर्बात करते रहते हो, चलो मार्केट चलें। कामरान ने उसे किताब छीन कर कहा, अम्मी कहती है मुझे पारस भाई और अली भाई की तरह इल्म हासिल करना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए। मैं उनकी तरह हर मैदान का शाहसवार बनूंगा। मेरे अच्छे भैया ज़रूर बन जाना, मगर थोड़ी देर के लिए चलो, अम्मी मुझे तनहा नहीं जाने देंगी। अच्छी बात है, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। वो अपने बेडरूम में आई। उसने आईने के सामने हल्का सा मेकअप किया, बालों को ब्रश किया, फिर बाहर आकर गैराज से कार निकालने लगी। सामने वाली कोठी की छत पर पारस खड़ा हुआ था। उसने समीना को देखकर सोचा, ये तनहा कहाँ जा रही है। पापा ने सख्ती से मना किया कि बच्चे तनहा बाहर न जाया करें। 1 मिनट के बाद कामरान आकर कार में बैठ गया। समीना ड्राइव करती हुई जाने लगी। पारस को इत्मीनान नहीं हुआ। कामरान 17 या 18 बरस का था। अपनी बड़ी बहन की खातिर ख्वाह हिफाजत नहीं कर सकता था। वो छत से उतर कर नीचे आया, फिर कार में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ हादसे से बाहर आया। समीना की कार नजरों से ओझल हो गई थी। वो कार की रफ्तार बढ़ाता हुआ लिबर्टी मार्केट के सामने आया। समीना और कामरान नजर नहीं आ रहे थे, पता नहीं किधर निकल गए थे। पारस ने अपनी जगह कार रोकी, फिर अपनी कलाई की घड़ी की चाबी जरा बाहर खींचकर उसे मखसूस अंदाज में घुमाने लगा। मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ था। अपनी रिस्ट वॉच से अलार्म की हल्की सी आवाज़ सुनकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अपनी रिस्ट वॉच के मखसूस अलार्म को सुनकर समझ गया कि बेटा बुला रहा है। मैंने उसके पास पहुंचकर पूछा, खैरियत तो है? वो बोला, अपने फूफी को ताकीद की थी कि बच्चों को लिबर्टी मार्केट से आगे ना जाने दें। अभी समीना बाजी कामरान के साथ कार में कोठी से निकली थी। मैं ताकुब करने के लिए लिबर्टी मार्केट तक आया हूँ, लेकिन वो दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। मैं अभी मालूम करता हूँ। मैं समीना के पास पहुंच गया। वो इकबाल टाउन से गुजरती हुई मुल्तान रोड की तरफ जा रही थी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो माँ से झूठ बोल कर आई है और अब पता नहीं क्यों मुल्तान के रास्ते पर ठोकर नामी कस्बे की सिमत जा रही है। मैंने पारस के पास आकर कहा, मुल्तान रोड की तरफ जाओ, वो और कामरान ट्रैप किए जा रहे हैं। पापा, मैं पहली बार लाहौर आया हूँ, मुल्तान रोड का रास्ता नहीं जानता हूँ, फिर भी लोगों से पूछता हुआ पहुंच जाऊंगा। आप समीना बाजी के पास जाएं। मैं सोच के जरिए समीना को मुखातिब करता तो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मेरी मौजूदगी से होशियार हो जाता, फिर वो समीना और कामरान को नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने दुश्मन को खुशफहमी में रखा कि फरहाद और उसके दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले दीगर मामलात में मसरूफ़ हैं और समीना के अगवा से बेखबर हैं। इस तरह मैं उन दोनों पर नज़र रख सकता था। मैंने कामरान के ख्यालात पढ़े। वो सोच रहा था, बाजी मुझे कहाँ ले जा रही हैं। मैं बाजी से बार बार पूछने की कोशिश करता हूँ, मगर जाने क्या बात है कि नहीं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये था कि वहाँ 2 दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले थे। दूसरे ने कामरान के दिमाग को अपने काबू में रखा था। मैंने पारस के पास आकर देखा, वो ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही को लिफ्ट देकर फिल्म स्टूडियो की तरफ ले जा रहा था। इस तरह वो मुल्तान रोड पहुंच गया था। मैंने कहा, इसी रास्ते पर सीधे ठोकर की सिमत जाओ। वो सिपाही को फिल्म स्टूडियो के सामने उतारकर तेजी से ड्राइव करते हुए समीना की कार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस रास्ते पर कई किलोमीटर ड्राइव करने के बाद समीना ने एक जगह कार रोक दी। उस कार के सामने एक सुजुकी वैगन खड़ी हुई थी। समीना और कामरान सैरज़दा होकर कार से उतरकर वैगन की तरफ जा रहे थे। मैंने उनके जरिए वैगन का नंबर पढ़ लिया। वहाँ 3 अफराद थे। उन्होंने समीना और कामरान को अंदर बिठाया, फिर एक एक सिरिंज निकाली। वो दोनों को सिरिंज लगाना चाहते थे। मैंने दोनों को जिद्दोजहद पर मजबूर किया, लेकिन समीना को संभाला तो कामरान को इंजेक्शन लगा दिया गया। कामरान को बचाने आया तो समीना की बाजू में सुई चुभो दी गई। दूसरे लम्हे वो बेहोश हो गए थे। मैंने पारस को वैगन का नंबर बताकर कहा, तुम करीब पहुंच रहे हो, रफ्तार और बढ़ाओ, मैं भी आता हूँ। मैंने एक इसराइली हाकिम के पास आकर कहा, तुम्हारे एक बड़े सरमायाकार की मेडिकल लेबॉर्ट्री आधे घंटे बाद बॉम्ब के धमाके से तबाह हो जाएगी। उसे बचाना चाहते हो तो अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से कहो मेरी भांजी और भांजे समीना और कामरान को वापस घर पहुंचा दें। हाकिम ने कहा, हमारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे किसी रिश्तेदार? मैंने सख्त लहजे में कहा, यू शट अप। जब तक समीना और कामरान वापस नहीं मिलेंगे, हर आधे घंटे के बाद एक मिल या फैक्ट्री तबाह होती रहेगी, दैट्स ऑल। मैंने एक अमरीकी आला अफसर से कहा, फौरन सुपर मास्टर या जॉन लम्बोर्डा से रब्ता करो। उनसे कहो मेरे दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों ने मेरे 2 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया है और मेरे दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले इसराइल और अमेरिका में हैं। मैंने यहूदियों को वार्निंग दी है, तुम लोगों को भी वार्निंग देता हूँ। घड़ी देखो, अगर आधे घंटे के अंदर मेरे दोनों अजीज घर वापस ना आए तो तुम्हारे एक आला फौजी अफसर खुदकुशी कर लेगा। जब तक दोनों की वापसी नहीं होगी तब तक हर आधे घंटे के बाद तुम्हारे यहाँ की आला शख्सियात या के बाद दीगरें खुदकुशी करती रहेंगी। उस अफसर ने कहा, यह तो ज्यादती है, ये शरारत इसराइलियों ने। मैंने कहा, शट अप, ज्यादा ना बोलो। अमरीकी और इसराइली काबरीन आपस में फैसला करें, मौत और तबाही या जिंदगी और सलामती। उस फौजी अफसर ने सुपर मास्टर हॉलीमैन को मेरी वार्निंग सुनाई। सुपर मास्टर ने जॉन लम्बोर्डा को बताया और उसे मेरी वार्निंग सुनाई। लम्बोर्डा ने इसराइली हाकिम के दिमाग में आकर कहा, तुम अपनी मुसीबत हमारे सर क्यों डालते हो? तुमने फरहाद के अजीज़ों को अगवा क्यों कराया है? हमने किसी को अगवा नहीं कराया। ढिठाई की एक हद होती है, हट धर्मी करते रहोगे तो हमारे तुम्हारे आला ओहदेदारान बेमौत मारे जाएंगे।
वो बोला, हमें बहुत से मामलात का इल्म नहीं होता, शायद गोल्डन ब्रेन्स ने अगवा कराया हो, हम उनसे बात करेंगे। तुम्हारी बात करने तक आधा घंटा गुजर जाएगा। तुम फरहाद से रब्ता करो, उससे वादा करो कि उसके अजीज़ों को हम ढूंढ निकालेंगे, वो हमें लंबी मोहलत दे। मैं सुसाना और जिब्राइल से कह रहा था, तुम्हारी लिस्ट में वहां की जितनी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियां हैं, उनमें से एक बड़ी मिल को 20 मिनट के बाद तबाह कर दो। जिब्राइल ने कहा, मैं इस काम के लिए तनहा जाऊंगा। सुसाना यह अली तैमूर की निगरानी करेगी। वो तनवीमी नींद में है, बेदार होने के बाद उसे अपनी असलियत और पिछली जिंदगी याद आ जाएगी। मैंने लैला को मुखातिब करके पूछा, अली पर अमल करते वक्त कोई मुदाखलत तो नहीं हुई थी? वो बोली, हम मुतमईन हैं, मेरे अमल के वक्त तो सुल्तान और सलमान उसके दिमाग में छुपे हुए थे, कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला अली के अंदर छुपा हुआ नहीं था। चलो अच्छा है, तुम अभी जिब्राइल के पास रहोगी, वो एक मिशन पर जा रहे। कोई गड़बड़ हो तो मुझे इतला देना। सुल्ताना से कहो वो सुसाना के पास रहे। उसी वक्त मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। फिर दूसरी बार सांस लिया तो वही सोच की लहरें वापस आईं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैं जॉन लम्बोर्डा हूं। आपकी बात दुरुस्त है कि आपके दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले अमेरिका और इसराइल में हैं। हम कसम खाकर कहते हैं कि ये इसराइलियों की शरारत है। उनकी सज़ा हमें ना दें, हमारे किसी बेगुनाह अहदेदार को मौत की सज़ा ना दें। साबित कर दो कि ये इसराइलियों की शरारत है, या मेरे अजीज़ों को घर वापस पहुंचा दो। साबित करने, अजीज़ों को ढूंढ निकालने के लिए बहुत कम वक्त दिया है आपने, और अब तो 15 मिनट रह गए हैं। हमें यहूदियों से निपटने के लिए कम से कम 4 घंटों की मोहलत दो। घड़ी देखो, मैं मजीद 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, आप जाओ। मैंने सांस रोक ली, वह दिमाग से निकल गया। मैं सोचने लगा, किसी बेगुनाह को सजा नहीं देना चाहिए। आखिर किस मुल्क के ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे खिलाफ ऐसा करने की जुर्रत कर रहे हैं? मुझे याद आया, 2 दिन पहले चौधरी हाकिम अली हाकिम जॉन स्मिथ से मिलने लंदन गया था। उन दोनों से कुछ मालूम हो सकता था। मैं चौधरी के पास गया। वो एक महंगे होटल में एक महंगी कॉल गर्ल और महंगी शराब से अपना दिल बहला रहा था। उसके इत्मीनान से जाहिर था कि उसे उसकी सलामती की खातिर ख्वाह जमानत दी गई है। उसके चोर ख्यालात ने बताया, जॉन स्मिथ ने यकीन दिलाया है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान से फरहाद के कदम उखड़ जाएंगे और वह चौधरी के किसी मुल्क या गैर मुल्की बैंक अकाउंट पर हाथ नहीं डाल सकेगा। चौधरी ने पूछा, ऐसे क्या इक़दामात किए जा रहे हैं कि ज़बरदस्त कहलाने वाला फरहाद मैदान छोड़कर भाग जाएगा? स्मिथ ने कहा, यह ना पूछो, मैं कुछ बताऊंगा तो फरहाद को मालूम हो जाएगा कि उसके खिलाफ कैसी चालें चली जा रही हैं, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में आता रहता है। जॉन स्मिथ को खुशफहमी थी कि मैं उसके दिमाग में नहीं आता हूं। मैंने उसके ख्यालात पढ़े। पता चला एक इसराइली ख्याल ख्वानी करने वाले ने उससे रब्ता किया था और उसे यकीन दिलाया था कि फरहाद आइंदा किसी की सनत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोल्डन ब्रेन्स ऐसी चालें चल रहे थे कि फरहाद मजबूर होकर सिर्फ पाकिस्तान नहीं छोड़े, बल्कि अपने दोनों इंसानी रोबोट भी इसराइल से वापस बुला ले। जॉन स्मिथ ने पूछा था, तुम्हारे गोल्डन ब्रेन्स आखिर क्या करने वाले हैं? ख्याल ख्वानी करने वाले ने कहा, मिस्टर स्मिथ, यह ना पूछो, फरहाद किसी जरिए से तुम्हारे दिमाग में आकर बहुत कुछ मालूम कर लेगा, फिर हमारे मंसूबों को नाकाम बना देगा। जरा सब्र करो, जल्दी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। फरहाद ने पहले कभी ऐसी मात नहीं खाई होगी। ये ख्यालात पढ़कर यकीन हो गया कि यहूदियों ने मेरे खिलाफ यही चाल चली है। मेरी बहन के बच्चों को अगवा करके मुझे कमज़ोर और बेबस बना रहे हैं। अगर मैं जिद में आकर समीना और कामरान की सलामती को खतरे में डालता, कामरान की जान जाती या समीना की इज्जत जाती, तो मैं बहन को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। मैं पारस के पास आया। वो उससे सुजुकी वैगन के पास खड़ा था जिसमें समीना और कामरान को वो ले जा रहे थे। उसने कहा, पापा, शायद उन्हें पता चल गया है कि मैं ताक़ुब में हूँ। उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी बदल दी है। पता नहीं किस गाड़ी में ले गई हैं। मैं कई किलोमीटर आगे जाकर देखा हूँ। बेटे, वहीं किसी आबादी में रहो। समीना और कामरान को जो ही होश आया, मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा कि वो कहाँ पहुंचाई गई हैं। फिर मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया, परेशानी से सोचने लगा, क्या शाहीना को बच्चों के अगवा की इतला देना चाहिए? मुझे मालूम था वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी। इसके बावजूद ये बात ज़्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती थी। आखिरकार उसे मालूम होना ही था। मैं बहन को बताने से पहले एक बार समीना और कामरान के पास गया। वो बेहोश थे। उनके दिमाग से कुछ मालूम ना हो सका। मैं मजबूर होकर बहन के पास गया। फिर एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। वो भी बेहोश थी, ना आंख खोल सकती थी, ना मैं उसके जरिए कुछ देख सकता था। समीना और कामरान के बाद उसके 2 और बच्चे थे, एक 10 बरस की गुड्डो और 6 बरस का पप्पू। मैंने फौरन उनकी खबर ली। वो दोनों अपनी दादी के पास गए हुए थे। उधर जिब्राइल मेरी हदायत के मुताबिक एक खुली छत वाली कार में निकला तो उसकी और सुसाना की निगरानी करने वालों ने पुलिस के आला अफसर को इतला दी। उस अफसर ने एक फौजी अफसर को इतला दी, क्योंकि रिपोर्ट का मामला फौज के हाथ में था। दोनों इंसानी रिपोर्ट को घेरने, पाबंद करने और उनकी रिहाइशगाह तक उन्हें महदूद रखने के लिए फौजी जवान हमेशा मुसल्ला और मुस्ताद रहते थे। निगरानी करने वालों ने बताया कि जिब्राइल जाफा की तरफ जा रहे। तिलबैब और जाफा एक दूसरे से मिले हुए शहर थे। जाफा में सनती मिलें और फैक्ट्रियां थीं। वह समझ गए कि फरहाद के चैलेंज के मुताबिक जिब्राइल किसी मिल को तबाह करने जा रहे। उसकी कार के डैशबोर्ड के खाने में वायरलेस रखा हुआ था।
उस वायरलेस का सुर्ख बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। जिब्राइल ने उसे ऑन किया। एक फौजी अफसर की आवाज़ आ रही थी, हेलो हेलो जिब्राइल, अपनी रिहाइशगाह में वापस जाओ, तुम जाफा की मिल एरिया में दाखिल नहीं हो सकोगे। जिब्राइल ने जवाब नहीं दिया, वायरलेस सेट को ऑफ कर दिया। जब वो जाफा के सनती इलाके में पहुंचा तो दूर दूर तक फौजी जवान जदीद हथियारों के साथ दिखाई दे रहे थे। वो सब उस पर हमला करने के लिए तैयार थे, अपने अफसरान के हुक्म के मुंतजिर थे। जिब्राइल ने एक मिल के गेट के सामने कार रोक दी। लैला ने कहा, कार से बाहर निकलो और फौजियों के सामने दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, मैं मिल के अंदर पहुंचती हूँ। एक फौजी अफसर ने ललकारते हुए कहा, जिब्राइल, बंदूक की 2-4 गोलियां तुम पर असर नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ सैकड़ों राइफलें और सब मशीन गन्नें हैं, सैकड़ों हजारों गोलियां तुम्हें छलनी कर देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में तेजाब स्प्रे करने के इंतजामात हैं। सर से पांव तक तुम्हारा गोश्त गल जाएगा। खुद अपनी जान के दुश्मन न बनो, वापस चले जाओ। वो कार से निकल कर बाहर आया, फिर दोनों हाथ उठाकर बोला, अपने जवानों से कहो यहाँ आकर मेरी और कार की तलाशी लें और इत्मीनान कर लें कि मैं यहाँ अपने साथ तकरीबकारी का कोई सामान नहीं लाया हूँ। 4 जवान अपने अफसर के हुक्म से उसके पास आए। 2 ने उसकी और 2 ने कार की तलाशी ली। फिर उन्होंने अफसर के पास आकर कहा, वो निहत्था है, उसके पास कोई असला नहीं। अफसर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिब्राइल ने कहा, तुम सबको चशमदीद गवाह बनाने आया हूँ कि इस मिल की तबाही के वक्त मैं तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हुआ था और मैंने मिल के अहाते में कदम ही नहीं रखा। तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे सामने बेगुनाह खड़े रहोगे और मिल तबाह हो जाएगी? जी हाँ, तबाही का जिम्मेदार खुद मिल मालिक है। हमारे यहाँ आने से पहले ही मालिक ने इतनी बड़ी मिल के खास खास हिस्सों में ऐसे ताकतवर बम छुपा कर रख दिए थे जो खुफिया स्विच बोर्ड से मुंसलिक हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मिल में होने वाली जालसाजी कभी पकड़ी गई तो वह सबूत बाहर आने से पहले मिल को तबाह कर देगा। वो डायरी मिल मालिक के बेडरूम में रखी हुई है। लैला मिल मालिक के दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। उसने स्विच बोर्ड के एक बटन को दबाया। मिल के एक हिस्से में बम का जबरदस्त धमाका हुआ। उस हिस्से की हर चीज पुर्जे पुर्जे होकर फिजा में उड़ने लगी। मुसल्ला फौजी अपनी पोजीशन छोड़कर मिल के अहाते से दूर भागने लगे। यक के बाद दीगरे धमाके हो रहे थे। आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। जिब्राइल अपनी जगह दोनों हाथ उठाए उसी तरह खड़ा हुआ था। धमाकों के बायस मशीनों के पुर्जे दूर तक जा रहे थे। उसके जिस्म पर भी आकर लग रहे थे, गोश्त और खाल में घुस रहे थे। वो 2 उंगलियां अपने जिस्म में पेवस्त करके उन पुर्जों को निकाल कर फेंकता था, फिर हाथ उठाकर खड़ा हो जाता। ये जो कुछ हो रहा था उसका मंसूबा मैंने उस वक्त बनाया था जब यह फैसला किया था कि इसराइली मसनूआत पाकिस्तान में नाम बदल कर नहीं आएंगी। अगर कोई चालाकी की गई तो यहूदी सनतकारों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लैला और सलमान ने मिल मालिक के दिमाग पर कब्जा जमा कर खुद उसके ही हाथों से वो तमाम बॉम्ब खास जगहों पर छुपा कर रख दिए थे। आज दुश्मनों ने मुझे मजबूर और बेबस बनाने के लिए मेरी बहन और बच्चों को अगवा किया तो मैंने इंतकामी कार्रवाई का यह पहला नमूना पेश कर दिया। यह सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ था, लेकिन मेरी बहन शाहीना को अगवा करके उन्होंने मुझे किसी हद तक तोड़ दिया था। इतनी बड़ी दुनिया में वही एक ऐसी बहन थी जिसे मैंने बाप बनकर गोद में खिलाया था। आज उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। पहले शौहर मारा गया, फिर बच्चे अगवा हुए और अब दुश्मनों से कहीं भी ले गए थे और इस यकीन के साथ ले गए थे कि मैं अपनी बहन की जिंदगी कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे उनकी शराइत के सामने झुकना ही पड़ेगा। यह बड़ी ज़बरदस्त चाल थी। वाकई मैं बहन की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। मुझे उनसे बहन का मुतालबा करने से पहले कोई ऐसा जवाबी कदम उठाना था जिसके नतीजे में वो शाहीना, समीना और कामरान को वापस करने पर मजबूर हो जाते। मैंने सोनिया के पास आकर उसे तमाम रुदात सुनाई। उसने सुनकर एक हाथ से सर थाम लिया, फिर कहा, यह क्या हो गया फरहाद? वो तो शाहीना को हासिल करने के बाद फिरौन बन जाएंगे। मैं इसीलिए शाहीना का मुतालबा करने उनके पास नहीं जा रहा हूँ। वो समझ रहे हैं अभी मुझे अपनी बहन के अगवा का इल्म नहीं है। इल्म होगा तो मैं ज़रूर उनके पास आऊँगा। जब तक वो मेरे मुतालबे का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक हमें कुछ कर गुजरना चाहिए। वो उठकर टहलने लगी, तेज़ी से सोचने लगी, फिर रुक कर बोली, फ़ौरन किसी को अलाकार बनाकर उसे शाहीना की कोठी के अंदर भेजो। उसके ज़रिए शाहीना, समीना और कामरान के बदन से उतरे हुए कपड़े मंगवाओ। सलमान को अपने पास बुलाओ, वो ये काम करेगा। तुम इंटेलिजेंस के आला अफसर को दोस्त बनाओ या अलाकार। उसके ज़रिए 3 शिकारी कुत्ते हासिल करो। उन तीनों की उतरन उन्हें सूंघाओ। वह ज़रूर तुम्हें और पारस को उन तीनों तक पहुंचाएंगे। उसने बड़ी तेज़ी से सोचा था और खूब सोचा था। शिकारी कुत्तों के जरिए पहुंचने की बात मेरे दिमाग में भी आ सकती थी, मगर परेशानी के बायस मैं हर पहलू पर गौर करने के काबिल नहीं रहा था। ये दुश्मनों की कामयाबी थी कि वह ऐसी चालों से मेरे जहन को मुतासिर और मफलूज कर रहे थे। मैंने सलमान के पास आकर उसे समझाया कि उसे क्या करना है। उसने कहा, आप जल्द अज जल्द कुत्तों को शाहीना बहन की कोठी के सामने लाएं। उसके सामने वाली कोठी मिस्टर आर्नर डिसूजा की है, जहां पारस का क्याम है। मैं आर्नर डिसूजा के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे शाहीना के घर में ले जाऊंगा और उन तीनों की उतरन हासिल कर लूंगा। मैंने इंटेलिजेंस के आला अफसर के पास आकर उसे मुखातिब किया, उसे दिमाग में अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। वो परेशान होकर बोला, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, मैं एक मामले में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ। आपका काम करके मुझे खुशी होगी। इस मामले को खुफिया रखना होगा। मुझे 3 जासूस कुत्तों की ज़रूरत है जो बू सूंघकर अपने टारगेट तक पहुँच जाती हैं। मामला क्या है?
दुश्मनों ने मेरी बहन और 2 जवान बच्चों को अगवा किया है। उन तीनों को लाहौर शहर के मुजाफाती इलाकों में कहीं छुपाया गया है। अफसर ने कहा, मैं समझ गया। क्या उन तीनों के बदन की उतरन है? जी हाँ, आपको गुलबर्ग की कोठी के सामने वो कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी राजदारी से कुत्तों को ले जाकर उन्हें तलाश करना होगा। आपके महकमे के किसी भी फर्द को यह मालूम ना हो, वरना दुश्मनों को खबर हो जाएगी। आप इत्मीनान रखें, मैं मुकम्मल राजदारी से काम करूंगा। आप मौजूद रहें और गुलबर्ग की कोठी तक मुझे गाइड करें। उसी वक्त सलमान ने मेरे पास आकर कहा, फरहाद भाई, आप कोई दूसरी तदबीर आजमाएं, शिकारी कुत्ते काम नहीं आएंगे। मैंने पूछा, क्या बात है? मैं ऑनर डिसूजा को बहन शाहीना की कोठी में ले गया था। उसके जरिए पता चला तीनों के बाथरूम में जितने उतारे हुए लिबास थे उन्हें पहले ही जलाकर राख कर दिया गया है। दुश्मनों ने फिर मुझे बुरी तरह नाकाम बना दिया था। मैंने आला अफसर से कहा, आपके ताउन का शुक्रिया। दुश्मनों ने वह तमाम कपड़े जला दिए। आपके कुत्ते काम नहीं आएंगे। हमारी मुलाकात फिर कभी होगी, खुदा हाफिज। मैं सोनिया के पास आया, उसे दुश्मनों की तेजी और चालाकी बताई। उसने कहा, मैं बड़ी देर से हर पहलू पर गौर कर रही हूँ, तरह तरह की तदबीर सोच रही हूँ, लेकिन किसी तदबीर पर अमल करने से खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा। इस बार यहूदियों ने हमें बुरी तरह जकड़ लिया है और ये सब 6 गोल्डन ब्रेन्स की जहानत और चालबाजियों से हो रहा है। मैं पहले ऐसे ही किसी बुरे वक्त के मुतालिक सोचता था और शाहीना से दूर रहता था ताकि दुश्मन बहन के रिश्तों को मेरी कमजोरी कभी ना बनाए। आज वो यही कर रहे हैं। मैं कहते कहते रुक गया, सांस भी रोक ली। पराई सोच की लहर महसूस हुई थी। फिर मैंने सांस ली तो इसी सोच ने आकर कहा, शाहीना। मैंने फिर सांस रोक ली। इसके बाद सोनिया से बात करना चाहता था। फिर एक सोच की लहर ने कहा, शाहीना। दुश्मन को इससे ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं थी। वह जानते थे कि मैं बहन का नाम सुनते उसके पास जाऊंगा तो उसके अगवा का इल्म हो जाएगा, और वाकई अब मैं अनजान बनकर नहीं रह सकता था। मैं शाहीना के पास आया। वो होश में थी और रो रही थी। उसकी सोच ने बताया कि उसके दिमाग में किसी ने आकर कह दिया था कि समीना और कामरान भी अगवा किए गए हैं और अब उसका भाई फरहाद उनमें से किसी को जिंदा सलामत वापस नहीं ले जा सकेगा। मैंने मजीद मालूम किया, वो गहरी तारीकी में फर्श पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। दोनों पैरों को भी रस्सियों से बांधा गया था और मुंह पर टेप चिपका दिया गया था। वो किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकती थी। मैंने उसे मुखातिब किया, शाहीना, मैं तुम्हारा भाई फरहाद हूं। वो रोते रोते चौंक गई। सर उठाकर तारीकी में घूरती हुई बोली, भाईजान, मेरी समीना और कामरान को बचाएं। मुझे जल्दी बताएं वो कहाँ हैं और किस हाल में है। खुदा ने चाहा तो वो खैरियत से होंगे। मैं अभी उनके पास जाकर आता हूं, तो आंसू ना बहाओ, हौसले से काम लो। मेरे आंसू थम जाएंगे। आप बच्चों के बारे में अच्छी खबर सुनाएं। मैं अभी आता हूं। मैं समीना के पास आया। वो और कामरान होश में आ गए थे। वो दोनों भी रस्सियों से बंधे हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगे हुए थे। वो बड़े हौसले से मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि मामू को खबर होगी तो वह दुश्मनों को सख्त सजाएं देकर उन्हें कैद से निकाल कर ले जाएंगे। मुझे नदामत सी हुई। दोनों बच्चों को मुखातिब करने का हौसला नहीं हुआ। मैंने एक इसराइली हाकिम के पास आकर गुस्से से पूछा, क्यों मेरे कहरो गजब को भड़का रहे हो? मेरी बहन और बच्चों को फौरन रिहा करो वरना मैं। वो बात काट कर बोला, वरना तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। दीवारों से सर टकरा कर मर जाओगे। तुम्हारे जैसे लोगों को ही अकड़ते देखकर कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। मैं अभी जला नहीं हूं, बाकी हूं। अभी एक मिल की तबाही का नमूना पेश किया था, ये कुछ भी नहीं है। अगर तीनों को फौरन रिहा ना किया गया तो मैं मुमलिकत इसराइल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फरहाद, हमें धमकियां ना दो। अब तुम्हारा मुकदमा गोल्डन ब्रेन्स की अदालत में है। तुम देख रहे हो मैं कंप्यूटर और टीवी के सामने हूं। मुझे तुम्हारा इंतजार था। आओ, मैं तुम्हें गोल्डन ब्रेन्स की अदालत में ले चलता हूं। उसने टीवी को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी। अटेंशन गोल्डन ब्रेन्स, फरहाद हाजिर है। वो तहरीर मिट गई। फिर गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरने लगी। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, ऊंट एक दिन पहाड़ के नीचे आता है, आखिर आज आ ही गया। तुमने अपनी बहन के दरवाजे पर एक अदालत कायम की थी। एक अदालत हमारी भी है। इस अदालत में तुम्हारे खिलाफ बेशुमार इल्जामात हैं। वो तहरीर मिटने लगी। दूसरी तहरीर उभरने लगी। तुमने हमारी पहली टेलीपैथी जानने वाली शीबा को अगवा किया, उसे मोहब्बत का फरेब दिया और उसकी मौत का सबब बन गए। तुमने हमारे पेशवा असफंदयार को भी मार डाला और 4 गोल्डन ब्रेन्स को भी बेदर्दी से कत्ल किया। तीसरी तहरीर स्क्रीन पर नजर आई। ये तो चंद बड़े बड़े केस हैं जिनके तुम मुजरिम हो। इसके अलावा पिछले 25 वर्षों में तुम या तुम्हारे लोग यहाँ आते रहे, हमें भारी नुकसानात पहुंचाते रहे और बेशुमार जुराइम के मुर्तकिब होते रहे। ये तहरीर मिट गई। चौथी तहरीर नजर आई। तुम्हारा ताज़ा तरीन जुर्म यह है कि तुम हमारे एजेंटों को कत्ल कर रहे हो और हमारी सनतों को तबाह कर देना चाहते हो। राजा सफदर अली जान शेरबाज के बाद चौधरी हाकिम अली हाकिम के पीछे पड़ गए हो और अभी कुछ देर पहले तुमने हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी मिल को तबाह कर दिया है। बस बहुत हो चुका। इसके बाद अब कुछ नहीं कर सकोगे। अगर अब भी दावा है कि कुछ कर सकते हो तो जरूर कर गुजरना, लेकिन पहले एक तमाशा देखो, हम अभी दिखाएंगे। उसे देखकर तुम हमारे सामने घुटने टेक दोगे। उस तमाशे से पहले हमारी चंद शराइत सुन लो। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम हमारे सामने मफलूज हो चुके हो तो पहली शर्त यह होगी कि अपने दोनों रोबोट्स को यहां से ले जाओ। दूसरी शर्त यह कि फौरन पाकिस्तान से निकल जाओ।
तीसरी शर्त होगी कि तुम्हारे दोनों बेटे सोनिया और तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले कभी हमारे किसी मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। और आखिरी शर्त यह है कि तुम ख्याल ख्वानी छोड़ दोगे और सोनिया के साथ गोशानशीन हो जाओगे। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वो इसराइली हाकिम मेरा जवाब कंप्यूटर के जरिए पहुंचाने लगा। मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ एक नसीहत करता हूं, आर्जी कामयाबी के नशे में कोई गलती न कर बैठना, वरना पछताने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। मेरी बहन और दोनों बच्चों को जिंदा सलामत रखना। खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हुआ तो तुम्हारे मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरी। तुम्हारी नसीहत भी पढ़ ली और तुम्हारी बचकाना धमकी भी। अब हमारी अदालत जिस फैसले पर अमल कर रही है उसे देखने के लिए समीना के पास जाओ। दैट्स ऑल। स्क्रीन सादा हो गया। मैं फौरन ही समीना के पास आया। वो किसी गाड़ी में बैठी हुई थी। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए देख नहीं सकती थी। मुंह पर टेप चिपका हुआ था, बोल नहीं सकती थी। कानों में रुई ठूंसती गई थी। वो गाड़ी से बाहर की आवाज़ नहीं सुन सकती थी। मैंने कहा, बेटी हौसला रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया वो मेरी सोच की लहरों को नहीं सुन रही है। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बातें सुन रही हो? वो खामोश रही। इसका मतलब था कि दुश्मन ख्यालख्वानी करने वालों ने बुरी तरह उसके दिमाग को जकड़ लिया था। इस तरह कब्जा जमाया था कि मैं उसकी थोड़ी सी सोच पढ़कर उसकी मौजूदा हालत को समझा था। फिर उसकी सोच की वो कमज़ोर लहरें भी खामोश हो गई थीं। अभी मैं उसकी दिमागी हालत को समझ ही रहा था कि उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। मैं अच्छी तरह जानता था समीना सांस रोकने के अमल से वाकिफ़ नहीं है। दुश्मन ख्यालख्वानी करने वालों ने मुझे उसके दिमाग से निकालने के लिए ऐसा किया था। मैंने इसराइली हाकिम के पास आकर पूछा, वो लोग समीना को कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, अभी गोल्डन ब्रेन से मालूम करता हूँ। उसने टीवी को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर तहरीर नजर आई। अटेंशन गोल्डन ब्रेन्स, फरहाद पूछ रहा है समीना को वो लोग कहाँ ले जा रहे हैं। वो तहरीर मिट गई। गोल्डन ब्रेन्स की जवाबी तहरीर नजर आई। हम बताएंगे तो फरहाद को यकीन नहीं आएगा, फिर भी बता देते हैं, समीना को उसके घर पहुंचाया जा रहा है। मैंने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं? मेरा सवाल स्क्रीन पर दिखाई दिया। उधर से जवाब मिला, तुम लाहौर में हो, बहन के घर जाओ और आंखों से देखो, समीना वहां पहुंचने वाली है, लेकिन तुम उसके दिमाग में नहीं पहुंच पाओगे। दैट्स ऑल। स्क्रीन सादा हो गया। मैं वहां से ऑनर डिसूजा के दिमाग में आ गया। मैं उसी के जरिए देख सकता था कि दुश्मन किस हद तक सच बोल रहे हैं। मैं डिसूजा को कोठी से बाहर लाया और उसके जरिए दाएं बाएं दूर तक देखने लगा। कभी कभी कोई गाड़ी नजर आती थी, फिर शाहीना की कोठी के सामने से गुजर जाती थी। पता नहीं समीना को किस गाड़ी में बिठाया गया था। उसे घर पहुंचते देखकर इत्मीनान होता तो मैं शाहीना को यह खुशखबरी सुना सकता था। अगरचे दुश्मनों से ऐसी मेहरबानी की उम्मीद नहीं थी। मैं ये समझ रहा था कि वो मुझे फांसने के लिए समीना को वहां ला रहे हैं ताकि मैं खुद उसे देखने आऊं। इसलिए उन्होंने मुझे उसके दिमाग से निकाल दिया था। बड़े इंतजार के बाद एक गुजरने वाली गाड़ी शाहीना की कोठी के सामने चंद सेकंड के लिए रुकी। उसका स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला। समीना को धक्का देकर बाहर फेंका गया। फिर गाड़ी तेजी से आगे चली गई। मैंने डिसूजा को उसकी तरफ दौड़ाया। उसकी जुबान से कहा, मेरी बेटी समीना, कामरान कहाँ है? वो अचानक डिसूजा को रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए बोली, खबरदार, आगे ना बढ़ना, गोली मार दूंगी। मैंने डिसूजा को रोक दिया। दुश्मनों ने उसकी आंखों से पट्टी खोल दी थी, उसे आज़ाद कर दिया था और उसे एक रिवॉल्वर भी दे दिया था। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए दौड़ती हुई अपनी कोठी के हाथे में आई। फिर पलटकर डिसूजा को देखते हुए बोली, फरहाद अली तैमूर, मैं तुमसे मुखातिब हूं। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने के लिए उसके दिमाग में जाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। वह बोल रही थी, तुमने हम यहूदियों के खिलाफ अपनी बहन के दरवाजे पर अदालत कायम की थी। हमारे एजेंट राजा सफदर अली, जॉन शेरबाज और राजा सफदर के जवान बेटे को इसी अदालत में लाकर मारा था। आज इसी अदालत में तुम्हारी बहन के दरवाजे पर तुम्हारी बहन की बेटी को सजाए मौत दी जा रही है। समीना ने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपट्टी से लगाया। मैंने फिर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की और नाकाम रहा। वो बोली, यह हमारे इंतकाम का पहला नमूना है। अगर तुमने हमारे सामने घुटने ना टेके और हमारी शराइत पर अमल ना किया तो इसके बाद कामरान और कामरान के बाद तुम्हारी बहन अपने ही दरवाजे पर मारी जाएगी। ये कहते उसने ट्रैगर दबा दिया। ठाई की आवाज़ के साथ ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं एकदम से चीख पड़ा। जिस कमरे में था वहां की दीवार से सर टकराने लगा। हाय मेरी बहना, मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने जिंदगी में कई बार जबरदस्त ठोकरें खाई। कभी ऐसा भी हुआ कि दुश्मनों को मजबूर और बेबस समझकर धोखा खाया और उनके मुकाबले में बुरी तरह शिकस्त खाई। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली ने मुझे गोली मार दी थी और मेरी मौत यकीनी हो गई थी। अगर मुझे फौरी तौर पर बाबा साहब के ऑपरेशन थिएटर में ना पहुंचाया जाता तो आज मैं इस दुनिया में ना होता। अगर मेरे मुकद्दर में कामयाबी और कामरानी है तो नाकामी और शिकस्त भी है, लेकिन ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त शिकस्त कभी नहीं खाई जैसी यहूदियों ने मुझे दी थी। उन्होंने ही मेरी बहन के दरवाजे पर मेरी बहन की बेटी समीना को खुदकुशी पर मजबूर किया था और मैं इंतहाई बेबसी से देखता रह गया था।
मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने दीवार से सर टकराया। एक बार नहीं, कई बार टकराया। मेरे हलक से चीखें निकलना चाहती थी। रोना और चीखना कमजोरी की अलामत है और मर्दानगी के खिलाफ है। मैंने चीखों को अपने अंदर कुचल दिया, अलबत्ता सर टकराने से बाज ना आया। ऐसा शदीद गुस्से में किया जिसका नतीजा ये हुआ कि अंदर का गुबार निकल गया। मैं लड़खड़ा कर चारपाई पर गिर पड़ा। तकिए पर लहू के धब्बे देखकर पता चला पेशानी से खून बह रहा है। मैंने आंखें बंद कर ली, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ये बात बर वक्त समझ में आ गई कि खुद को गुस्से में ज्यादा जख्मी करूंगा तो सांस रोकने के काबिल नहीं रहूंगा। यह भी ख्याल था कि पारस मुल्तान रोड पर समीना और कामरान को तलाश करता फिर रहा है। इस बार बाप के साथ बेटा भी नाकाम रहा था। मैंने सांस रोक ली। पराई सोच की लहरें महसूस हुई थी। हो सकते मेरे अपनों में से कोई मुझसे राब्ता करना चाहता हो, लेकिन दुश्मन भी हो सकते थे। वो देखना चाहते होंगे कि उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाई की है, मेरी भांजी को मार डाला है, तो मुझ पर इसका रद्द-ए-अमल क्या हो रहा है। दूसरी बार भी मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन सांस रोकने से पहले सलमान ने कोड वर्ड्स अदा किए। उसे पहचानने के बावजूद मैंने सांस रोक ली। वह चला गया। मैंने उसके दिमाग में जाकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से कह दो कोई मेरे दिमाग में ना आए, वरना हमारी गुफ्तगू के दौरान दुश्मनों को मेरे अंदर छुप कर रहने का मौका मिल जाएगा। फिर अंदर पहुंचकर मेरे दिमाग में जलजला पैदा किया जा सकता है। अच्छी बात है, सिर्फ इतना बता दें कि आपकी भांजी समीना को कत्ल किया गया है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? एक इसराइली हाकिम ने फातिहाना अंदाज में जनाब अली असदुल्ला तबरेजी को फ़ोन पर इतला दी है। हाँ, ये दुरुस्त है। तुम लोग मोहतात रहो, एक दूसरे के दिमाग में ज्यादा देर रहकर दुश्मनों को और मौका न दो। खुदा हाफिज। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर आईने के सामने आया। पेशानी और चेहरे से लहू पहुंचकर जख्म को साफ किया, फिर दवा लगाकर उस पर पट्टी चिपका दी। मुझे ये ख्याल सता रहा था कि अपनी बहन को समीना की मौत की इतला कैसे दूंगा। जब मेरा दिल टुकड़े हो रहा था तो बहन की क्या हालत होगी। वैसे ये दर्दनाक इतला दूं या ना दूं, उसके पास जाना जरूरी था। वो और कामरान दुश्मनों की कैद में थे। जब मैं पिछली बार शाहीना के पास गया तो वो होश में थी, लेकिन किसी तारीख चारदीवारी में थी। उसने रो रो कर मुझसे कहा था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूं। मैंने उनकी हिफाजत का वादा किया था और नाकाम रहा था। आखिर मैंने दिल कड़ा करके ख्याल ख्वानी की परवाज की। शाहीना के दिमाग में पहुंचा, फिर वापस आ गया। वो बेहोश थी। पता नहीं दुश्मनों ने उसे क्यों होश से बेगाना कर दिया था। उसका बेटा यानी मेरा भांजा कामरान भी कहीं बेहोश पड़ा था। फिलहाल दुश्मनों की यही चाल समझ में आ रही थी कि वो शाहीना और कामरान को अगवा करके इस शहर से या इस मुल्क से दूर कहीं ले जा रहे थे। उन्हें इसलिए बेहोश कर दिया था कि हम उनके दिमागों में रहकर उन रास्तों को मालूम ना कर सकें जहां से वो ले जाए जा रहे थे। पता नहीं उन्हें कहां पहुंचाया जा रहा था। अगर दुश्मन उन्हें मुल्क से बाहर ले जा रहे थे तो सबसे करीब तरीन मुल्क हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान से यहूदियों के ताल्लुकात बड़े दोस्ताना थे। गोल्डन ब्रेन्स ने धमकी दी थी कि पहले समीना को कत्ल किया गया है। अगर मैं पाकिस्तान से वापस ना गया और यहूदी एजेंटों के लिए पाकिस्तान में मुसीबत बनता रहा तो वो समीना के बाद कामरान को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद भी मैंने उनकी शराइत पर अमल ना किया तो वो मेरी बहन शाहीना को बेदर्दी से कत्ल कर देंगे। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी उनके हाथ आ गई थी। इतनी बड़ी दुनिया में वही एक बहन थी जिसे मैंने बेटी की तरह गोद में खिलाया था। उन्होंने उसे छीनकर जैसे मेरे अंदर से कलेजा निकाल लिया था। यह बड़ी आजमाइश की घड़ी थी। मुझे इस नतीजे पर पहुंचना था कि भांजे और बहन को भी कुर्बान कर दूं या यहूदियों के सामने घुटने टेक दूं। अगर मैं उनकी शराइत मान लेता, पाकिस्तान छोड़ देता, सुसाना और जिब्राइल ग्रांट को इसराइल से वापस बुला लेता और पाकिस्तान को यहूदियों की तजारती मंडी बनने देता, तो वो मेरे भांजे और बहन को कत्ल न करते, उन्हें जिंदा रहने देते, लेकिन अपनी कैद में रिहा न करते। मेरी बहन को हमेशा मेरी कमजोरी बनाकर अपनी कैद में ऐसी जगह रखते जहां मैं कभी पहुंच ना पाता। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। वो बोली, मुझे अफसोस है फरहाद, उन्होंने मासूम समीना की जिंदगी छीन ली। अभी सलमान ने बताया कि कामरान और शाहीना बेहोश हैं। दुश्मनों ने उन्हें दूसरी बार बेहोश किया है। इसके पीछे कोई खास मकसद होगा। शायद वो माँ बेटे को मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। उनकी बेहोशी के बायस हम मालूम नहीं कर सकते कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। यह हमारे लिए बुरा हो रहा है। वो शाहीना को हमारे खिलाफ जबरदस्त मोहरा बनाकर रखेंगे। जब तक हम शाहीना और कामरान को रिहाई नहीं दिलाएंगे तब तक हमें यहूदियों के इशारों पर नाचना होगा। तुम क्या कहती हो? फिलहाल हम खामोशी इख्तियार करें, यहूदियों से राब्ता न करें। कोई दिमागी राब्ता करना चाहे तो हम सांस रोक लें। अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से कह दो कि 12 घंटे तक आपस में भी ख्याल ख्वानी ना करें। तुम सब मेरे पास भी ना हो, वरना दुश्मनों को हमारे अंदर आकर खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन 12 घंटे के अंदर मुझे अपनों में से किसी की ज़रूरत पेश आ सकती है। कोई भी ज़रूरत हो तो जनाब अली असदुल्ला तबरेजी साहब से रब्ता करो और उनके पास ज़रूरी पैगाम छोड़ दो। मैंने उनसे रब्ता ख़त्म कर दिया। सोनिया के मशवरे से यह बोझ हल्का हुआ कि अभी यहूदियों से बहस व तकरार नहीं होगी। अगर वो अपनी शर्त मनवाने के लिए हम में से किसी के दिमाग में भी आएंगे तो हम सब सांस रोक लेंगे। यूं जब तक हमारी हाँ या ना का जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो कामरान और शहीना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
उन्हें कत्ल करने के लिए कम से कम 12 या 24 घंटों तक इंतजार करेंगे। मैं पारस के पास पहुंचा ताकि उसे बता दूं समीना पर क्या गुजरी है और आइंदा उसकी फूफी और फूफीजाद भाई पर क्या गुजरने वाली है। जब वो मुल्तान रोड पर ठोकर की तरफ जाते हुए दुश्मनों को तलाश कर रहा था तब मैंने उसे गाड़ी का रंग और नंबर बताए थे। वो उस गाड़ी को तकरीबन 1 घंटे तक तलाश करता रहा मगर नाकाम रहा। 200 किलोमीटर तक जाने के बावजूद वो गाड़ी नजर नहीं आई। तो बात समझ में आ गई कि दुश्मन पीछे किसी आबादी में रह गए हैं, ये किसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गए हैं। वो वापसी पर छोटी बड़ी आबादियों में जाकर ढूंढने लगा। एक जगह दूर दरख्तों के पीछे एक गोदामनुमा बड़ी सी 4 दीवारी नजर आई। जरा करीब जाने पर उसी रंग और नंबर की गाड़ी नजर आ गई। उसने झाड़ी के पीछे अपनी कार खड़ी की, फिर छुपता हुआ गोदाम की तरफ जाने लगा। ऐसे वक्त एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। गोदाम के पीछे खेतों का सिलसिला था। फसल कट चुकी थी इसलिए वो खेत दूर तक वसीओरीज मैदान हो गए थे। कहीं दूर से आने वाला हेलीकॉप्टर उस मैदान में उतर रहा था। गोदाम से 3 आदमी बाहर आकर हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। पारस उनके पीछे एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। उनमें से कह रहा था, ये वक्त से पहले चला है। वो औरत तनवीमी नींद सो रही है और उसके बेटे पर तनवीमी अमल हो रहा है। क्या तुम्हारे दिमाग में वो बोल रही है? हाँ, मैडम मुझसे कह रही हैं कि हेलीकॉप्टर वालों को आधे घंटे तक रोका जाए। पारस ने समझ लिया कि शाहीना या समीना पर तनवीमी अमल हो चुका है। चूंकि उस शख्स ने औरत से कहा था इसलिए वो शाहीना हो सकती थी। फिर यह भी कहा था कि उसके बेटे पर अमल हो रहा है, यानी कामरान भी वहां था। मुश्किल ये थी कि वो दोनों अपनी रिहाइश के लिए पारस के साथ तामुन नहीं कर सकते थे। वहां गाफिल पड़े हुए थे। वो दुश्मनों से 2-2 हाथ करते हुए माँ बेटे को अपनी कार तक नहीं पहुंचा सकता था। गोदाम के अंदर कुछ और लोग थे। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आने वालों ने तादाद में इजाफा कर दिया था। वो दीवार की आड़ से निकलकर दूसरी तरफ जाना चाहता था। उसी वक्त मैं उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, यहाँ फूफी और कामरान है। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है। उनके अलावा कोई ख्याल ख्वानी करने वाली एक शख्स के दिमाग में रहकर उन्हें गाइड करती है। कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला कामरान पर अमल कर रहा है और फूफी पर तनवीमी अमल हो चुका है। मैंने कहा, बेटे बदबख्त यहूदियों ने समीना को मार डाला है। मुझे बहन के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। अब उन दोनों को हर हाल में यहाँ से जिंदा सलामत ले जाना होगा। कोई शख्स हेलीकॉप्टर से उतरकर गोदाम की तरफ आ रहा था। मैंने कहा, वो जो आ रहा है वो गोदाम के लोगों से बातें करेगा। उनके अंदर रहने वाली उस आने वाले के दिमाग में जाएगी। तुम उनकी बात सुनो ताकि मैं भी उसके दिमाग में पहुंच सकूं। पारस वहां छुपा रहा। हेलीकॉप्टर से आने वाले ने एक शख्स से मुसाफिया करते हुए कोडवर्ड्स अदा किए। मैं गुलाब के देश से आया हूं, चंबेली का फूल ले जाऊंगा। हिंदुस्तान का कौमी फूल गुलाब है और पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली। ये वाज़ेह हो गया कि वह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान से आया है और इसमें शाहीना और कामरान को ले जाया जाएगा। गोदाम के एक शख्स ने कहा, चंबेली सो रही है, उसके बेटे पर अमल किया जाए। कम से कम आधा घंटा इंतजार करना होगा। आने वाले ने कहा, मैं रिटायर्ड मेजर के वर्मा हूं। यहाँ हमारी परवाज गैर कानूनी है। आधा घंटा बहुत होता है, हम खतरात में घिर सकते हैं, प्लीज जल्दी करो। मैं मेजर के वर्मा के अंदर पहुंच गया। एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली कह रही थी, मेजर डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ 2 टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे बताया गया था कि टेलीपैथी जानने वाले मुझसे दिमागी राब्ता कायम करेंगे। मैं तुम्हारी आमद से मुतमईन हूँ, फिर भी यहाँ के सुराग रसानों से टकराए बगैर जल्द से जल्द चले जाना दानिशमंदी होगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जरा इंतजार करो, अभी आती हूँ। वो चली गई। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया वह ऐसा हेलीकॉप्टर लाया था कि पाकिस्तान में पकड़ा जाता तो ये साबित ना होता कि वो भारत से आए। के वर्मा का ताल्लुक अब वहां की फौज से नहीं था। उसके साथ 2 मुसल्लह मुहाफिज और एक पायलट था और वो सब गैर फौजी थे। रिटायर्ड मेजर के वर्मा ने पीछे आने वाली एक मुसल्लह गार्ड से कहा, पायलट से जाकर कह दो जरा देर लगेगी। गार्ड ने कहा, सर पायलट बहुत घबराया हुआ है। वो बोला, नॉनसेंस, उसे हौसला दो और बताओ कि हमारे साथ टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं, घबराने की जरूरत नहीं। वो जाने लगा। मैंने पारस से कहा, किसी तरह हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचो, मैं मुसल्लह गार्ड को ट्रैप कर रहा हूँ। फिर मैंने सलमान और सुल्ताना के लिए जनाब अली असदुल्ला तबरेजी साहब को पैगाम दिया कि शाहीन और कामरान तनवीमी नींद में है। नींद पूरी होने से पहले उन्हें ट्रांस में लाया जा सकता है और दुश्मनों के तनवीमी अमल का तोड़ किया जा सकता है। यह जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने फरमाया, बेटे अल्लाह ने चाहा तो दुश्मनों के अमल का तोड़ हो जाएगा, तुम अपना काम करो। मैंने पारस के पास आकर कहा, रुक जाओ, हेलीकॉप्टर की तरफ ना जाओ, तुम्हारी फूफी और कामरान पर तनवीमी अमल का तोड़ होने वाला है। इस अमल के दौरान किसी को उनके करीब जाने ना दो, गोदाम के अंदर पहुंचो। वो फिर गोदाम की तरफ जाने लगा। मैंने एक शख्स के जरिए गोदाम के मजीद 3 आदमियों के दिमागों में जगह बनाई। फिर मुसल्ला गार्ड के पास पहुंचा। वो पायलट को तसल्लियां दे रहा था और पायलट परेशान होकर कह रहा था, हमारी कंपनी के मालिक को अगर मालूम होगा कि मैं एक रिटायर्ड मेजर के कहने से गैर कानूनी परवाज के लिए हेलीकॉप्टर ले आया हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, वो मुझे जेल पहुंचा देगा। यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो मेजर क्या करेगा? मैं नहीं जानता कि टेलीपैथी जानने वाले कितने पावर वाले होते हैं। मैं मुसल्ला गार्ड को हेलीकॉप्टर से उतार कर नीचे लाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक नीचे आकर पेट्रोल की टैंकी का ढक्कन खोल दिया। जेब से रुमाल निकालकर उसे टैंकी में डालकर पूरी तरह भिगोया। फिर पेट्रोल से भीगे हुए आधे रुमाल को टैंकी के अंदर और आधे रुमाल को टैंकी से बाहर रखा। इसके बाद लाइटर को सुलगाया। आग रुमाल में लगी। फिर उसके शोले लपकते हुए टैंकी के अंदर गए। गोदाम के दरवाजे पर 4 अफराद खड़े बातें कर रहे थे। यक बारगी क़यामत का धमाका हुआ। चारों के कदम उखड़ गए।
वो उछलकर जमीन पर गिरे। हेलीकॉप्टर के पर खच्चे उड़ गए। शोले आसमान की तरफ जा रहे थे और उसके टुकड़े गोदाम की तरफ आ रहे थे। उनमें मुसल्ला गार्ड्स और पायलट के टुकड़े भी शामिल थे। मैंने के वर्मा के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने रिवॉल्वर निकालकर पहले उस शख्स को गोली मारी जिसके दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाली आती थी। फिर उसने दूसरे पर फायर किया। तीसरे ने के वर्मा को शूट करते हुए कहा, पागल हो गया, दोस्त बनकर हमें मारने आए। मैंने तीसरे के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे पारस की तरफ दौड़ाया। फिर उसकी जुबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, ये गन तुम्हारे लिए है। उसने दूर से गन उछाली। पारस जहां छुपा हुआ था वहां करीब एक स्ट्रेचर पर शाहीना और दूसरे स्ट्रेचर पर कामरान था। दोनों गाफिल पड़े हुए थे। एक शख्स शाहीना का निशाना ले रहा था। पारस ने उसे गोली मार दी। उधर जो भी आ रहा था पारस की गोलियों से छलनी हो रहा था। यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों को यकीन हो गया था कि शाहीना और कामरान उनके हाथों से निकल जाएंगे, इसलिए वो उन दोनों को खत्म कर देना चाहते थे। अपने आलाकारों के अंदर रहकर उन पर कातिलाना हमले कर रहे थे और अपने एक एक आलाकार से महरूम होते जा रहे थे। आखिर मैदान साफ हो गया। मैंने कहा, बेटे अभी फूफी और कामरान को हाथ ना लगाना, शायद सलमान और सुल्ताना उन पर अमल कर रहे हैं, मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने सलमान के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर पूछा, क्या शाहीना और कामरान पर अमल हो रहा है? उसने कहा, हमने दुश्मनों के तनवीमी अमल का तोड़ कर दिया है। इसके बाद हम इनके दिमागों में ये नक्श करना चाहते हैं कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेंगे, लेकिन हमें इसका मौका नहीं मिला। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले आ रहे थे और उनकी सांसें रोककर उन्हें मार डालना चाहते थे। मैं कामरान के दिमाग पर और सुल्ताना शाहीना बहन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाए हुए हैं। दुश्मन ठहर ठहर कर आ रहे हैं और नाकाम होकर जा रहे हैं। इनकी हिफाजत करते रहो, मैं अभी आता हूँ। मैंने पारस से कहा, अपनी फूफी और कामरान को उठाकर कार में ले जाओ, लैला तुम्हारे पास रहेगी, कोई गड़बड़ होगी तो मुझे इतला मिल जाएगी। मैंने लैला को पारस के पास जाने के लिए कहा। फिर इसराइल के काला हाकिम को मुखातिब किया, तुम लोगों ने मेरी भांजी को कत्ल करके एक कमीनगी दिखा दी, अब मेरी इंतकामी कार्रवाई के लिए संभल जाओ। एक लम्हा भी जाया के बगैर गोल्डन ब्रेन से राब्ता कराओ। उसने राब्ता किया। कंप्यूटर के जरिए गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से स्क्रीन पर तहरीर उभरी। मैंने आला हाकिम के जरिए तहरीर को पढ़ा। वहां लिखा था, हमें इतला मिल गई है, फरहाद ने अपनी बहन और भांजे को हमारे आदमियों से छीन लिया है। उससे कह दो ये आर्जी कामयाबी है। उसके टेलीपैथी जानने वाले कब तक शाहीन और कामरान की हिफाजत करेंगे? हमारे टेलीपैथी जानने वाले हर 2 मिनट के बाद उन दोनों के दिमागों में जाते रहेंगे। फरहाद की इतनी बड़ी कमजोरी को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, जब तक दुश्मन मेरी बहन और भांजे के दिमागों में आते रहेंगे तब तक तुम्हारे मुल्क की एक एक मिल और फैक्ट्री तबाह होती रहेगी। एक नमूना देख लो, मैं फिर आऊंगा। हमने सोसाना और जिब्राइल को इसराइल भेजने से पहले कई मिलों और फैक्ट्रियों के मालिकान को दिमागी तौर पर अपना आलाकार बनाया था और उनके जरिए उनके मिलों में कई मुकामात पर बम छुपा कर रख दिए थे। पिछली बार इसी तरीकेकार के मुताबिक एक बहुत बड़ी मिल को हमने तबाह कर दिया था। इस बार फिर एक मिल की बारी आई। मैं नहीं चाहता था कि वहां के बेगुनाह मजदूर मारे जाएं, इसलिए मैंने मिल मालिक के जरिए खतरे का सायरन ऑन कर दिया। तमाम मजदूर मशीनों को बंद करते हुए दौड़ते हुए मिल से बाहर जाने लगे। सिक्योरिटी गार्ड खतरे के मुतालिक मालूम करने के लिए मालिक के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त पहला धमाका हुआ। जो बाकी रह गए थे वो अपनी जानें बचाने के लिए बाहर दौड़ते हुए जाने लगे। इसके बाद वक्फे वक्फे से धमाके होते चले गए। मैंने आला हाकिम के जरिए गोल्डन ब्रेन से कहा, तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले हर 2 मिनट के बाद मेरी बहन और भांजे के दिमाग में जाएंगे और मैं हर 2 मिनट के बाद एक एक मिल और फैक्ट्री तबाह करता रहूंगा। अब बोलो, ये सौदा मंजूर है? स्क्रीन पर तहरीर उभरी, ये हमें मंजूर नहीं है। हम अपना चैलेंज वापस लेते हैं। तुम्हारी बहन और भांजे के दिमागों में कोई नहीं जाएगा। मैंने पूछा, अगर कोई वहां छुप कर रहेगा तो? हम वादा करते हैं कोई वहां छुप कर भी नहीं रहेगा। मैंने वापस आकर सलमान को तमाम रुदात सुनाई। वो कामरान के दिमाग में था। मैंने कहा, अगर कोई यहाँ छुपा हुआ है तो गोल्डन ब्रेन्स के पास अहकामात हासिल करने के लिए जाए। यही बात मैंने सुल्ताना के दिमाग में आकर कह दी। उसे भी तमाम हालात बता दिए। वो दोनों मुतमईन होकर शाहीना और कामरान के दिमागों पर अमल करने लगे। पारस उन माँ बेटे को घर ले आया था। वो दोनों आराम से अपने बेड पर थे। लैला उनके अंदर आती जाती थी और ये मालूम करने की कोशिश करती थी कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले तोड़ ना कर रहे हो। इस कोठी के सामने हाथी के अंदर समीना की जो लाश पड़ी हुई थी उसे पुलिस वाले ले गए थे। पड़ोसी ने बताया था कि वो फरहाद अली तैमूर की भांजी की लाश है। पुलिस अफसरान मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने एक अफसर के अंदर आकर कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। मेरी बहन की कोठी के सामने मिस्टर ऑनर डिसूजा रहते हैं। उनका बेटा पीटर डिसूजा आपके पास आ रहा है। लाश उसके सुपुर्द कर दें। पारस वो लाश घर ले आया। पड़ोसियों की मदद से तजहीज़ और तकफीन के इंतजाम करने लगा। 1 घंटे बाद शाहीन और कामरान तनवीमी नींद से बेदार हो गए थे। सलमान और सुल्ताना ने उनके दिमाग को लॉक कर दिया था ताकि कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उन्हें ट्रैप ना कर सके। इसके साथ ही शाहीना के अंदर बड़े से बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा कर दिया था। जब उसे बेटी की मैयत के पास लाया गया तो उसने आंसू बहाए, लेकिन सदमे से निढाल नहीं हुई। मैं उसके दिमाग में आकर उसे तसल्लियां देता रहा। उसने मुझसे शिकायत नहीं की और ना ही शर्मिंदा होने दिया कि मैं उसकी बेटी की हिफाजत न कर सका। उसे यकीन था जिस तरह मैंने अपने बहनोई के कातलों से इंतकाम लिया था उसी तरह समीना के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैंने शाहीन और कामरान को आजमाया था। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते थे। अगरचे वो योगा के माहिर नहीं थे, लेकिन आम लोग भी 15-20 सेकंड सांस रोक लिया करते हैं। शाहीन और कामरान के दिमागों में ये बात बेनक्श की गई थी कि वो माँ बेटे सुबह शाम सांस रोकने की मशक किया करेंगे। मैंने फिर इसराइली आला हाकिम के जरिए गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब किया और कहा, मेरी बहन और मेरा भांजा महफूज हैं। तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में नहीं आए। मैंने भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, फिर किसी मिल या फैक्ट्री को तबाह नहीं किया है। गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरी, मिस्टर फरहाद, बहन और भांजे को पाकर तुम भी मुतमईन हो और हम भी मुतमईन हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज तबाह नहीं होंगी। अगर हम तुम इसी तरह दानिशमंदी और समझौते से काम लेते रहे तो किसी को किसी से शिकायत नहीं रहेगी। मैंने कहा, दानिशमंदी तो तुम लोगों को छूकर नहीं गुजरी। तुम अपनी मक्कारियों को दानिशमंदी कहते हो। अगर मेरी बहन और भांजा भी तुम्हारे शिकंजे में रहते हो तो फिरौन बनकर बातें करते। क्या मुझे मजबूर कर सकते हो कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं? मिस्टर फरहाद, ये वक्त वक्त की बात होती है। कभी कोई गालिब आता है और कभी कोई बाजी जीत लेता है। हम अपनी तबाही से सबक सीख रहे हैं। तुम अपनी भांजी की मौत से नसीहत हासिल करो। आइंदा फिर तुम्हारी कोई कमजोरी हमारे हाथ आ सकती है। और तुमने देखा कि मैं समीना के कत्ल होने और बहन भांजे के अगवा होने पर तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने नहीं आया। तुम भी मुझे नसीहत करने के बहाने ना गिड़गिड़ाओ। मैं समीना के खून का बदला लूंगा। अगर अंधाधुंध इंतकाम लूं तो कई बेगुनाह भी मारे जाएंगे, इसलिए मेरा इंतकाम दूसरी नौयत का होगा। स्क्रीन पर तहरीर उभरी, तुम करना क्या चाहते हो? बिगड़ा हुआ मुकद्दर यह नहीं बताता कि वो किस तरह बिगड़ेगा। आगे आगे देखो होता है क्या। स्क्रीन पर जवाबी तहरीर उभर रही थी। मैंने आला हाकिम के जरिए से नहीं पढ़ा, वहां से चलाया ताकि उन्हें मेरी तरफ से जवाब न मिले और वो ये सोचकर उलझते रहें कि ना जाने आइंदा मैं क्या करने वाला हूं। अली तैमूर ने आंखें खोल दी। तनवीमी नींद से बेदार हो गया। वह बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ा छत को तक रहा था और सोच रहा था, मैं कहाँ हूं। वो उठकर बैठ गया। उसे याद आ रहा था कि लैला ने तनवीमी अमल के जरिए अली तैमूर की शख्सियत भुला दी थी। तब से वो खुद को भूला हुआ था। पहले जॉन कॉर्लो की हैसियत से नई जिंदगी शुरू की, फिर रायमा के चक्कर में पड़कर एडी फिशर बन गया। अब अपनी असलियत याद आने के बाद उसे सब कुछ याद आ रहा था। लैला ने उस पर अमल करते हुए उसकी याददाश्त में जॉन कार्लो, रायमा और एडी फिशर के तमाम वाकयात को ताज़ा रखा था। अब उसे यह भी याद आ रहा था कि वो रायमा से पीछा छुड़ाकर पुलिस वालों से मुकाबला करता हुआ सोसाना और जिब्राइल की कोठी में आ गया था। उसी वक्त बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सोसाना अंदर आई। वो उसे देखकर उठते हुए बोला, ओ माय डार्लिंग, आपा जान। सोसाना दोनों बाहें फैलाकर आगे बढ़ी। वो पीछे हटकर बोला, तुमसे गले मिलते ही सातों तबक रोशन हो जाती हैं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी कुव्वत से नहीं मोहब्बत से मिलूंगी, आओ। आपा जान ने उसे खींचकर गले लगा लिया। वो सांस रोककर बोला, तुम्हें अपनी कुव्वत का अंदाजा ही नहीं होता, मुझे माफ़ कर दो। उसने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। फिर कहा, अम्मी ने कहा था तुम ठीक सुबह 6 बजे बेदार हो जाओगे। जाओ गुस्ल करो, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो सब लैला को पाकिस्तानी जुबान में अम्मी कहते थे। 1 घंटे बाद जब वो गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता कर चुका तो लैला उसके पास आई। उसे तमाम हालात बताए। तुम्हारे पापा और पारस पाकिस्तान में हैं। यहूदियों के एक एजेंट ने तुम्हारे फूफा को पहले कत्ल किया। तब से तुम्हारे पापा इस मिशन पर हैं कि यहूदियों का कोई माल पाकिस्तान में नहीं पहुंचने देंगे और पाकिस्तान से यहूदियों के तमाम दलालों को नाबूद कर देंगे या उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। इसी झगड़े में यहूदियों ने तुम्हारी फूफीजाद बहन समीना को कत्ल कर दिया है। लैला ने उसे तमाम रुदात तफसील से सुनाई। उसने कहा, पापा को बता दें, मैं बेदार हो गया हूँ और उनसे मौजूदा मसाइल पर बातें करना चाहता हूँ। लैला ने मुझे इतला दी। मैंने बेटे के पास आकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने दुश्मनों के सर पर सवार होकर आंखें खोली हैं और खुद को पहचाना है। जब यहूदियों को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म होगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। तुम बड़े चक्रों में पड़कर यहाँ पहुंचे हो। खुदा जो करता है बेहतरी के लिए करता है। पापा, समीना का खून रायगा नहीं जाएगा। हाँ बेटे, मैंने गोल्डन ब्रेन से कहा है कि अंधाधुंध इंतकाम लूंगा तो कई बेगुनाह मारे जाएंगे, इसलिए मेरे इंतकाम की नौयत दूसरी होगी। आप क्या करना चाहती हैं? उनके ख्याल ख्वानी करने वालों को ख़त्म किया जाएगा। ये टेलीपैथी के हथियारों से महरूम होते रहेंगे और समीना के कत्ल को याद करके तौबा करते रहेंगे। ठीक है पापा, मैं यहाँ उनके टेलीपैथी जानने वालों तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। कातिबे तकदीर ने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया है। अब तुम गोल्डन ब्रेन्स को तलाश करोगे। वो तादाद में 6 हैं। एक का भी सुराग मिलेगा तो बाकी 5 तक पहुँचना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उनकी शहारत तक ज़रूर पहुँचूंगा। मैंने पूछा, तुमने जो जॉन कार्लो और एडी फिशर की ज़िंदगियाँ गुजारी हैं वो सब तुम्हें याद है? जी हाँ, एक एक बात याद है। अपने ज़हन में रायमा की आवाज़ और लहजे को दोहराओ, मैं सुन रहा हूँ। अली ने रायमा का तस्वुर किया, फिर उसकी आवाज़ और लहजे को याद करते हुए सोच के ज़रिए दोहराने लगा। जिस तरह हम टेलीफोन के ज़रिए किसी की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुँच जाती हैं, उसी तरह अली तैमूर की सोच टेलीफोन की तरह वाज़े तौर पर रायमा की आवाज़ और लहजा पेश कर रही थी। ऐसा हर एक की सोच के ज़रिए नहीं हो सकता। जिसकी याददाश्त मजबूत और मुस्तहकम होगी उसी से दूसरों की आवाज़ और लहजा पूरी वजाहत से सुना जा सकता है। बहरहाल मैं अली की गैर मामूली याददाश्त के सबब रायमा के दिमाग में पहुंच गया।
उसके अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़ने से पता चला कि उसका दिमाग मैदान जंग बना हुआ है। उसकी सोच ने कहा, यहूदियों ने अपने यहाँ मुझे पनाह दी, लेकिन कॉफ़ी में दिमागी कमज़ोरी की दवा मिलाकर पिला दी और मेरे कमज़ोर दिमाग पर कब्जा करके तनवीमी अमल करने लगे। बाद में पता चला दानियाल के मुदाखलत करने के बायस जे मॉर्गन का अमल नाकाम रहा है। रायमा की सोच वही बता रही थी जो उस पर गुजरती रही थी। एल्पा भी उसके दिमाग में छुपी हुई थी। बाद में एल्पा ने आकर कहा, रायमा, तुम्हारे दिमाग में जॉन लम्बोर्डा भी आ रहा है। अगर फरहाद को मालूम होगा कि तुम जहनी इंतशार में मुब्तला हो, अभी तुम पर कोई तनवीमी अमल नहीं कर सकता है, तो वो फरहाद भी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। तुम्हें किसी की तरफ से अंदेशा हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। रायमा की सोच ने बताया कि यहूदी ख्यालख्वानी करने वालों में जे मॉर्गन और एल्पा बारी बारी उसके दिमाग में मौजूद रहती हैं। दूसरी तरफ जॉन लम्बोर्डा के दो ख्यालख्वानी करने वाले पास्को रूट और फ्रेजर भी बारी बारी मौजूद रहते हैं। मैं जिस वक्त उसकी सोच पढ़ रहा था उस वक्त भी इसराइली और अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले वहां मौजूद थे। एल्पा कह रही थी, मैं जॉन लम्बोर्डा के ख्यालख्वानी करने वालों को समझाती हूँ, वो रायमा के दिमाग से निकल जाएं। पास्को रूट ने कहा, एक थका देने वाले इंतजार के बाद रायमा जहनी इंतशार से निकल आई है। देखो, यह सही तरतीब से अपने मौजूदा हालात के मुतालिक सोचती जा रही है। अब इसे काबू में करने का वक्त आया तो तुम हमें जाने को कह रही हो। यह दुरुस्त था कि उसका जहनी इंतशार खत्म हो गया था और वह मेरी तहरीक पर अपने मौजूदा हालात बयान कर रही थी। दुश्मन ये समझ रहे थे कि वह नॉर्मल होकर खुद ही ये तमाम बातें सोच रही है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब दानियाल ने यहूदियों से गद्दारी की है और रायमा पर होने वाले अमल को नाकाम बनाया है तो यकीनन दानियाल को सजा दी गई होगी। उसे दिमागी कमजोरी में मुब्तला किया गया होगा ताकि वह दोबारा रायमा के दिमाग में ना पहुंचे। मैंने रायमा की सोच में कहा, दानियाल चोरी से मेरे पास आया था। वो जे मॉर्गन के अमल को नाकाम बनाकर खुद अमल कर रहा था। ऐसे ही वक्त अल्पा पहुंच गई। मैंने ये कहकर रायमा को दानियाल की आवाज़ और लहजे के मुतालिक सोचने पर मजबूर किया। वो सोचने लगी। चूंकि टेलीपैथी जानती थी और दूसरों के लहजों को याद रखने की आदत थी, इसलिए सही तौर पर उसके लहजे को याद कर रही थी। मैं उस लहजे को गिरफ्त में लेते ही दानियाल के दिमाग में पहुंच गया। इसराइली फौजी जवानों ने उसे एक बेडरूम में कैदी बनाकर रखा था। जे मॉर्गन ने एक बार उसके दिमाग में आकर कहा, दानियाल, मैं गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से ये कहने आया हूँ कि गद्दारों की सज़ा मौत होती है, लेकिन तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी तो हमारे टेलीपैथी जानने वालों में से एक कम हो जाएगा। ये हमारे मुल्क का नुकसान है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे बल्कि तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे, तुम्हारे दिमाग से गद्दारी ख़त्म करेंगे और वफादारी कूट कूट कर भर देंगे। दानियाल के ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ कि ब्रेन वॉश करके उसकी शख्सियत तब्दील की जाएगी। ऐसा अब तक इसलिए नहीं किया गया था कि तमाम यहूदी टेलीपैथी जानने वाले एक तरफ शाहीना और कामरान के दिमागों में थे, बाकी जे मॉर्गन और एल्पा और रायमा की निगरानी कर रहे थे। गोल्डन ब्रेन्स का ख्याल ये होगा कि हम में से कोई दानियाल के मामला तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं पहुंच गया था और यह फैसला कर ही चुका था कि उनके एक एक टेलीपैथी जानने वाले को ख़त्म करूंगा। ये सोच भी नहीं सकता था कि अपनी मौजूदा हिकमत अमली के नतीजे में इतनी जल्दी एक शिकार के पास पहुंच जाऊंगा। मैंने दानियाल के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके हाथ में फल काटने वाला चाकू पकड़ा दिया। उसने चाकू की नोक को ठीक दिल की जगह सीने में पैवस्त कर दिया, फिर उसे खींचकर बाहर निकाला और दोबारा पैवस्त किया। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसने रूठी हुई सांसों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन मुकद्दर के खाते में लिखी हुई सांसें खत्म हो चुकी थीं। मैं उसकी आखिरी सांस के बाद वापस आ गया। दूसरा शिकार रायमा थी। वो एक तवील इंतजार के बाद ज़रा नॉर्मल हुई थी। दो फौजी जवान एक ट्रॉली में खाने पीने का सामान लाए थे। उनमें से एक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अगरचे रायमा के लिए जान का खतरा नहीं था। जॉन लम्बोर्डा वगैरह भी उसे जिंदा सलामत वापस हासिल करना चाहते थे, लेकिन अली तैमूर के फरार होने पर फौजी गार्ड्स बुलाए गए थे। रायमा ने खुद को एडी फिशर यानी अली तैमूर की बीवी जाहिर किया था, इसलिए यह अंदेशा भी था कि जिस तरह एडी फिशर पुलिस का पहरा तोड़कर फरार हुआ है, उसी तरह रायमा को भी वहां से ले जा सकता है। इसलिए रायमा के आसपास से पुलिस को हटाकर फौज का पहरा बिठाया गया था। खाने की ट्रॉली रायमा के सामने लाकर रखी गई तो उसने पूछा, ये क्या है? फौजी जवान खामोश खड़ा रहा। एल्पा ने उसके दिमाग में कहा, रायमा कोई सवाल ना करो, फौजी गार्ड्स गूंगे बनकर रहेंगे। उसने पूछा, क्या मेरे दिमाग में दुश्मन छुपे हुए हैं? तुमसे बड़ा दुश्मन और कौन होगा? तुम लोगों ने कॉफ़ी में दवा मिलाकर मेरे दिमाग को कमज़ोर बना दिया। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर दूसरे भी मुझे ट्रैप करेंगे? जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हें मज़ीद तवानाई के लिए कुछ खाना पीना चाहिए। ये खाना तवानाई के लिए है या फिर मुझे कमज़ोर बनाने के लिए? तुम फजूल बहस कर रही हो। मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर तुम्हें ज़बरदस्ती खिला सकती हूँ। जॉन लम्बोर्डा का कहका सुनाई दिया। उसने कहा, एल्पा, मैं भी रायमा के अंदर मौजूद हूँ। तुम्हें इसके दिमाग पर कब्जा जमाने नहीं दूंगा। यह हमारे मुल्क से है। बेहतरी सी में है कि इसे हमारे हवाले कर दो। एल्पा ने कहा, मैं भी तुम्हारे मुल्क से आई हूँ। यहाँ जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वह सब तुम्हारी ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजर कर आए हैं। तुम कितनों के लिए दावे करते रहोगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक दिन तुम भी मेरे पास आओगी। फिलहाल रायमा के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। कोशिशें जारी रखने के लिए इसे जिंदा रखना ज़रूरी है और जिंदा रखने के लिए इसका खाना पीना लाजमी है।
लंबोडा ने कहा, तो फिर इसकी बात मान लो, फौजी गार्ड को बोलने का हुक्म दो, वो रायमा को बताएगा कि उसके लिए क्या कुछ खाने को लाए है, और बेहतर है कि गार्ड हर खाना पहले खुद थोड़ा थोड़ा खाकर दिखाए और रायमा को मुतमईन कर दे। एल्पा ने कहा, गार्ड बोलेगा तो तुम उसके दिमाग में जाकर कोई चालाकी दिखाओगे। चालाकी दिखाना होती तो रायमा के दिमाग में रहकर भी बहुत कुछ कर सकता था। रायमा की जिंदगी जितनी तुम लोगों के लिए अहम है उतनी ही हमारे लिए भी अहम है। अच्छी बात है, ये गार्ड इसे मुतमईन करेगा। एल्पा ने गार्ड के दिमाग में जाकर हुक्म दिया। मैं इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद गार्ड ने रायमा से कहा, मैडम ये सैंडविचेज हैं, ये दूध और ओवल्टीन है, तुम इसमें से जो उठाकर मुझे दोगी मैं उसे खाकर दिखाऊंगा। रायमा ने एक सैंडविच उठाकर उसे खाने को दिया। मैं गार्ड के दिमाग में पहुंच गया। उसने एक हाथ से सैंडविच लिया, दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, मैं ये खाता हूं, तुम गोली खाओ। ये कहते उसने फायर किया। एल्पा ने गार्ड के दिमाग में आकर कब्जा जमाना चाहा। मैंने कहा, एल्पा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। अपने गोल्डन ब्रेन्स को ये खुशखबरी सुना दो कि मैंने एक भांजी के बदले तुम्हारे 2 टेलीपैथी जानने वालों को कत्ल किया है। अपने बाकी टेलीपैथी जानने वालों की भी हिफाजत करके देख लो। तुम एक एक करके मारे जाओगे, सब एक एक करके मारे जाएंगे। मारने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी है। मैंने गार्ड के जरिए देखा, रायमा का किस्सा तमाम हो चुका था। मैं आला हाकिम के पास आया। वही एक हाकिम ऐसा था जो गोल्डन ब्रेन से राब्ता कायम करता था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। एल्पा उसके पास आई थी और उसे गोल्डन ब्रेन से राब्ता करने को कह रही थी। हाकिम ने पूछा, तुम खुद राब्ता क्यों नहीं कर रही हो? वो बोली, मैं अपनी रिहाइशगाह में नहीं हूँ, कहीं दूसरी जगह हूँ और कंप्यूटर वगैरह साथ लेकर नहीं घूमती हूँ, प्लीज़ जल्दी करो। जल्द ही राब्ता हो गया। एल्पा ने हाकिम के जरिए बताया कि फरहाद ने रायमा को ख़त्म कर दिया है। गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से स्क्रीन पर तहरीर उभरी। हमें चंद मिनट पहले दानियाल की मौत की भी इतला मिली थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि फरहाद इतनी तेज़ी से चंद मिनट के अंदर 2 ख्यालख्वानी करने वालों को ख़त्म कर देगा। बड़ी मुश्किल है। हम उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। फिलहाल तुम सब मोहतात रहो। तुम अपनी रिहाइशगाह में वापस चले जाओ। हम अपने दूसरे ख्यालख्वानी करने वालों को हुक्म दे रहे हैं कि वो कहीं मसरूफ़ ना रहें और ताहुक्म सानी अपनी रिहाइशगाहों से बाहर न निकलें। स्क्रीन पर दूसरी तहरीर उभरी। गोल्डन ब्रेन्स ने आला हाकिम से कहा, फरहाद के सितारे अच्छे हैं। उसकी बहन हमारे हाथ से निकल गई और उसे वापस मिल गई। वो इस मगरूर की बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। जब तक उसकी कोई और बड़ी कमज़ोरी हाथ ना आए तब तक हमारी टेलीपैथी जानने वालों की सलामती खतरे में रहेगी। हमें नई हिकमत अमली से काम लेते हुए फरहाद से किसी तरह समझौता करना होगा। उससे राब्ता कहो और कहो हम उससे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैंने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की। अली तैमूर के पास आकर उसे रायमा और दानियाल के मुतल्लिक बताया। फिर कहा, तमाम यहूदी ख्यालख्वानी करने वालों को उनकी रिहाइशगाहों तक महदूद किया जा रहा है। अब वो मेरी कोई दूसरी बड़ी कमज़ोरी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अली ने कहा, आपकी दूसरी बड़ी कमज़ोरी मैं और पारस हैं। अंकल सलमान, आंटी सुल्ताना, अम्मी, मामा, मम्मा और जोजो वगैरह में से कोई भी उनके शिकंजे में आएगा तो आप मजबूर हो जाएंगे। दुश्मन हमेशा गहरी मोहब्बतों के रिश्तों और लहू के रिश्तों को कमज़ोरी बना देती हैं। यह अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अब तक तुम में से कोई उनके हाथ नहीं आया। यह सच है कि अल्लाह उस पर मेहरबान होता है जो बेदार जहन और नीयत साफ रखती हैं। यह भी हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइशों में डालता है और उनके सब्र और ईमान की पुख्तगी को आजमाता है। मैं इसराइल में हूँ, यहूदियों के दरमियान हूँ। हो सकता है कभी इनके शिकंजे में आ जाऊँ तो ये आपके लिए और मेरी मामा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। मेरी इल्तिजा है कि ऐसा कभी हो जाए तो मामा को खबर ना होने पाए और आप दुश्मनों के सामने हथियार न डालें। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। मैं जा रहा हूँ, फिर तुमसे राब्ता करूँगा। पापा 1 मिनट, मुझे सानी के मुताल्लिक बताएं। अम्मी कह रही थी वो जॉन लंबोर्डा की सरपरस्ती में है और एक दिन ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरेगी। ये दुरुस्त है। पहले हमने सोचा कि सानी पर चुपचाप अमल करके उसे उसकी असल शख्सियत याद दिलाई जाए, लेकिन लंबोर्डा उसके दिमाग में आता जाता रहता है। वो उसे सोनिया सानी की हैसियत से पहचान लेगा, इसीलिए वो बदस्तूर सिल्वाना के नाम से पहचानी जा रही है। पापा, क्या ज़रूरी है कि वो टेलीपैथी सीखे? वो इस इलम के बगैर ही दोस्तों के लिए मोहब्बत और दुश्मनों के लिए क़यामत है। ये दुरुस्त है, लेकिन एक गैर मामूली इलम आसानी से हासिल हो रहा है तो उसे हासिल करने दो। ये ना सोचो कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उसका ब्रेन बदल जाएगा। जोजो और अल्पा का ब्रेन ऑपरेशन किया गया। इसके बावजूद जोजो ने हमें और अल्पा ने अपनी यहूदी कौम को पहचान लिया। तुम सानी की फिक्र न करो। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। खाने का वक्त गुजर चुका था, भूख लग रही थी। मैंने पारस के पास जाकर पूछा, क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं पीटर डी सूजा के रूप में फूफी और कामरान को रिहाई दिलाकर लाया हूँ। दुश्मनों की नज़रों में आ गया हूँ और पुलिस वाले भी तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। अभी कहाँ हो? पर्ल में 222 नंबर के कमरे में हूँ। पीटर डी सूजा का मेकअप उतार दिया है, बालों का रंग काला किया है, आंखों पर लेंसेज लगाए हैं। क्या ये हल्की सी तब्दीली चलेगी? चलेगी। मैं आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ। एक रेंटेड कार हासिल करो। हम किसी होटल में पाकिस्तानी खाना खाएंगे। मैंने मकान से बाहर आकर दरवाजे पर ताला लगाया, फिर मेन रोड पर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। लाहौर में टैक्सियाँ बहुत कम हैं, कहीं कहीं नजर आती हैं। मैंने सोचा 10 मिनट में टैक्सी ना मिली तो रिक्शा में चला जाऊंगा। एक हट्टा कट्टा शख्स मेरे करीब आकर बोला, भाईजान, मुल्तान में मेरा अच्छा कारोबार है। मैं यहाँ माल खरीदने आया था, किसी ने मेरी अटैची चुरा ली।
उसमें पूरे 25,000 रुपये थे। मेरे पास वापसी का किराया भी नहीं रहा। अगर आप मेरी मदद करें तो, वो बोलता जा रहा था। मैंने उसके ख्यालात पढ़ लिए। उसने भीख मांगने का यह तरीका अपनाया था। मैंने कहा मेरे साथ थाने चलो, वहाँ 25,000 की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराओ। थानेदार मेरा दोस्त है, वह तुम्हें मुल्तान जाने वाली बस में बिठा देगा। तुम मुफ्त में घर पहुंच जाओगे। बाबूजी, मैं रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूं। तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। चोरी नहीं हुई तो रिपोर्ट कैसी? दरअसल तुम इतने लोगों से मांगते हो कि उनके चेहरे तुम्हें याद नहीं रहते। 2 रोज पहले मैंने तुम्हें 20 रुपये दिए। 1 हफ्ता पहले तुम मुझसे 10 रुपये ले गई। कुछ याद आया? वह परेशान होकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा नहीं पहचान सकोगे। चरस की आदत ने तुम्हारी याददाश्त कमजोर कर दी है। ओ बाबूजी, मदद नहीं करते ना करो, मगर एक इज्जतदार को चरसी तो ना बोलो। मैंने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ मारा। वो लड़खड़ा कर पीछे गया, फिर गुस्से में सींग मारने के अंदाज में टकराने आया। मैंने उसके मुंह पर ठोकर मारी। लोग दौड़ते हुए आने लगे। उनमें से उसके 2 हमायती थे। उन्होंने मुझ पर हमला किया। मैंने उनकी भी पिटाई कर दी। लोगों ने उन्हें पकड़कर एक तरफ हटाया। एक ने पूछा आखिर बात क्या है? मैंने कहा यह शख्स मुख्तलिफ इलाकों में जाकर खड़ा रोता है कि यह मुल्तान से आया है, अब वापसी का किराया नहीं है। ऐसे बेगैरत सिर्फ मुल्तानियों को नहीं, पूरे पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं। बैरूनी मुल्कों से आने वालों के सामने भी इसी तरह हाथ फैलाते हैं और भीख मिल जाए तो चरस पीते हैं। मार खाने वाले ने कहा अबे चरसी होगा तो तेरा। वह मेरे बाप तक पहुंचने वाला था। उससे पहले मैंने दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी जुबान को दांतों के बीच दबा दिया। वह तकलीफ से तिलमिला गया। मैंने कहा भाइयों, मेरी बातों का यकीन ना हो तो इसकी शलवार के नेफे में देखो, इसने चरस की पुड़िया छुपा रखी है। वहां कॉलेज के तलबा भी थे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर कर हुक्म दिया शलवार खोलो। मैंने गुजरते हुए एक रिक्शे को रोका। वो लोग उसके नेफे से पुड़िया बरामद कर रहे थे। मैं रिक्शे में बैठकर पर्ल कॉन्टिनेंटल चलाया। पारस इंतजार कर रहा था। मैं उसके साथ कार में बैठ गया। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला हमारी जिंदगी भी अजीब है। बरसों गुजर जाते हैं और बाप बेटे मिल नहीं पाते। लाहौर में इतने दिनों से हैं और आज एक साथ बैठने का मौका मिल रहा है। मैं उसके शाने पर हाथ रखकर करीब हो गया, फिर उसे चूम कर बोला हमें साल में 1-2 दिन के लिए एक जगह मिलना चाहिए। हमारा फरहाद विलेज बहुत ज़बरदस्त किला बन चुका है। वहाँ पूरे खानदान को जमा होकर जश्न मनाना चाहिए। आप पूरे खानदान को एक जगह जमा करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। कैसी मुसीबत? वो मुस्कुरा कर बोला यही कि 3 बीवियां एक जगह होंगी तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मैंने जोरदार कहका लगाते हुए उसके शाने पर हाथ मारा। उसने रीगल चौक के करीब एक गली में कार रोक दी। फिर कहा ये जो दाएं तरफ होटल है मैं यहाँ खा चुका हूँ, बड़ा लजीज पकवान होता है। और ये सामने चमन आइसक्रीम वाले हैं, इनकी आइसक्रीम भी खाने से ताल्लुक़ रखती है। हम कार से निकलकर होटल में आए। मटन कोरमा और शाही कबाब वगैरह का ऑर्डर दिया क्योंकि ये खाने हमें बाहर नसीब नहीं होते थे। मैंने घड़ी देखकर कहा इस वक्त लंदन में दिन के 11 बजे होंगे। मुझे वहाँ के एक बैंक में काम है, मैं अभी आता हूँ। मैं चौधरी हाकिम अली हाकिम के दिमाग में पहुँच गया। वो लंदन में अपने बिजनेस पार्टनर जॉन स्मिथ का मेहमान था और ये मालूम करने गया था कि फरहाद को किस तरह पाकिस्तान से निकाला जाए, फिर उसके कारोबार और दौलत की किस तरह हिफाजत की जाए।